आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर एक और नया चैप्टर का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। ये हमारे क्लास 6 का है चैप्टर। बहुत मज़ेदार चैप्टर है। चैप्टर का नाम बहुत सिंपल है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब हम लोग इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में बात करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि जानवरों के बारे में हम लोग इसके अंदर बात करेंगे। और जानवरों के दो चीज़ के बारे में बात करेंगे, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिटेट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया कि उनका क्या खूबी है, उसमें क्या खास बात है। हर प्रकार के जानवर में कुछ ना कुछ खास बात होता है, तो वो हम लोग समझेंगे। और दूसरा हैबिटेट, वो जानवर कहाँ रहना पसंद करता है या फिर कहाँ वो रहता है। तो इस चैप्टर में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि जानवरों के बारे में बात करेंगे ज़्यादातर। और जानवरों के खूबी के बारे में बात करेंगे, मतलब कि जानवरों में क्या स्पेशल चीज़ है, किस प्रकार के जानवर में क्या स्पेशल होता है। और हैबिटेट के बारे में बात करेंगे, यानी कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहता है, तो वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला अपना टॉपिक है हमारा पहला, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। आइए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में, हैबिटेट के बारे में और एडेप्टेशन के बारे में। तो देखते हैं दोनों में क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या खास बात है। सबसे पहला हमारा है डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? देखो, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है जो जानवर जहाँ पे रहता है उसी जगह को हम लोग कह देते हैं हैबिटेट। जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो आपका घर क्या हो गया आपके लिए? हैबिटेट हो गया। हम अपने घर में रहते हैं तो हमारा घर हैबिटेट हो गया। तो जो जहाँ पे रहता है उसी को हम लोग कह देते हैं उसका हैबिटेट। ठीक है, जैसे मछली पानी में रहेगी तो मछली का हैबिटेट कहाँ हुआ? पानी में हो गया, है कि नहीं। लायन जंगलों में रहता है तो हैबिटेट उसका क्या हो गया? जंगल हो गया। तो ये हो गया हमारा हैबिटेट का मतलब जो जहाँ पे रहता है उसको हम लोग कहते हैं हैबिटेट। उसके बाद है एडेप्टेशन। देखो ये क्या लिखा हुआ है, द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो जानवर या फिर जो प्लांट जहाँ पे रहता है ना, वो वहाँ के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है यदि उसको ज़िंदा रहना है तो। जैसे मान लो, सपोज करो, आप इसको ऐसे समझिए, अभी हम लोग रहते हैं पटना में, ओके। अभी के टाइम पे यदि हम उठ के चले जाएं जम्मू कश्मीर तो वहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ रहा है। अभी जाड़े के टाइम पे वहाँ पे बर्फ़ पड़ता है, तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ रहा है तो क्या आप वहाँ पे जाके स्वेटर पहनोगे कि नहीं पहनोगे? बिल्कुल पहनोगे आप। तो आपने क्या किया, वहाँ के माहौल के हिसाब से अपने आप को आपने बदल लिया, चेंज कर लिया। इसी को हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब हुआ सिंपल सा कि आप अपने आप को जगह के हिसाब से क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। उसी को हम लोग कहेंगे एडेप्टेशन। कोई दिक्कत इसमें? तो ये ना हर प्लांट में खूबी होता है, हर एनिमल में भी खूबी होता है कि वो जहाँ जाएगा, जहाँ उसको आप लगा दोगे या फिर जहाँ जहाँ वो रह जाएगा वहाँ के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर लेगा, अपने आप को बदल लेगा। क्योंकि यदि वो नहीं बदलेगा तो फिर वो मर जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो जो प्लांट, जो एनिमल को आप जहाँ रख दो वहाँ के माहौल के हिसाब से वो अपने आप को बदल लेता है, अपने आप को खुद बदल लेगा अपने आप को। उसके अंदर वो खूबी होता है, वो खासियत उसके अंदर होता है कि वो बदलते हुए माहौल के साथ अपने आप को बदल लेगा, अपने आप को वो चेंज कर लेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे एडेप्टेशन। तो क्या दोनों चीज़ समझ में आया? पहला हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब क्या था कि जो प्लांट या फिर जो एनिमल जहाँ पे रहता है वही उसका हो गया हैबिटेट, मतलब उसका घर ही उसका हैबिटेट कहलाएगा। फिर आ गया हमारा एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है सिंपल सा कि जो प्लांट, जो एनिमल जहाँ रहेगा वो अपने आप को वहाँ के माहौल के हिसाब से क्या कर लेगा? बदल लेगा, यदि उसको ज़िंदा रहना है तो। यदि वो नहीं बदलेगा तो फिर वो मर जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे एडेप्टेशन। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बदल लेता है वहाँ के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। मतलब एडेप्टेशन क्या है? एक मेथड है, एक तरीका है
अपने आप को चेंज करने का, अपने आप को बदलने का वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से। समझ में आ रही है बात? मतलब कि आप जहाँ पे जाएंगे वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को। आप यदि वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलोगे तो फिर आप बीमार पड़ जाओगे और फिर आपका डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो एडेप्टेशन क्या है? एक मेथड है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। चेंज करने का मतलब अपने आप को बदल लेते हैं। जाड़ा है तो गर्म कपड़ा पहनने लगते हैं, गर्मी है वहाँ पे तो हल्का कपड़ा पहनने लगते हैं, तो आप अपने आप को बदल लेते हैं। यही हमारा एडेप्टेशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग बात करें, इन द सी, समुद्र का यदि हम लोग बात करें, इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाई सैलिन वाटर, मतलब सॉल्टी वाटर। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजोल्व इन वाटर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो भी प्लांट या फिर जो भी एनिमल समुद्र में रहता है, समुद्र का पानी कैसा होता है? उसके लिए नमकीन होता है, तो सांस तो उसको लेना ही है, तो वो नमकीन वाले पानी में ही सांस लेता है। सोचो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनको वहाँ के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको सांस लेना है तो साफ पानी में आना पड़ेगा, फिर समुद्र में जाना पड़ेगा रहने के लिए, ऐसा नहीं होता। समझ रही है बात? तो कहने का मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये है कि जो प्लांट, जो एनिमल समुद्र में रहता है, सांस तो उसको भी लेना है, तो वो सांस लेने के लिए क्या करेगा? जमीन पे आएगा? नहीं, उसको समुद्र वाले पानी में ही सांस लेना पड़ेगा, यानी कि नमकीन पानी में ही उसको सांस लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि यदि वो सांस नहीं लेगा वहीं पे तो फिर वो मर जाएगा। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि समुद्र के पानी के साथ उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, अपने आप को एडेप्ट कर लिया। नहीं करेगा तो फिर वो मर जाएगा। उसका मजबूरी है ना समुद्र के पानी में सांस लेना, नमकीन वाले पानी में सांस लेना, है कि नहीं? तो वही बात यहाँ पे, ये चीज़ समझ में आ गया ना? आगे, देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा है हमारा डेजर्ट का, यानी कि जहाँ पे दूर दूर तक आपको प्लांट नज़र नहीं आएगा, केवल सैंड नज़र आएंगे। डेजर्ट के बारे में जब हम लोग बात करें तो डेजर्ट वाले एरिया में वाटर बहुत कम होता है कि नहीं? यानी कि पानी का वहाँ पे समस्या बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे, दिन के टाइम पे डेजर्ट में क्या होता है? बहुत गर्म होता है। एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट, और रात में क्या होता है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। डेजर्ट में ऐसा होता है। मतलब आप जैसे डेजर्ट का यदि आपको देखना हो स्थिति, तो हमारे इंडिया में एक स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में आप चले जाइए, राजस्थान में क्या होगा आपको देखने को मिलेगा कि दिन में वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ता है और रात में वहाँ पे ठंडा बहुत पड़ता है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा चीज़ है डेजर्ट के एरिया में। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जो प्लांट, जो एनिमल डेजर्ट में रहेगा उसको इस तरीके से बदलना पड़ेगा कि भैया दिन में गर्मी पड़ेगा और रात में जाड़ा पड़ेगा, तो उसको वहाँ के एनिमल को या फिर वहाँ के प्लांट को क्या करना पड़ेगा? अपने आप को वहाँ के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। यदि चेंज नहीं करेगा तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, फिर वो मर जाएगा, है ना? तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो प्लांट या फिर जो एनिमल जहाँ पे रहेगा वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ की स्थिति के हिसाब से उसको अपने आप को बदलना पड़ेगा, बदलता है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडेप्टेशन। नहीं बदलेगा तो क्या कर जाएगा? वो क्या सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, फिर वो मर जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे एक के बाद एक अलग अलग प्रकार के एनिमल के बारे में। जैसे हम लोग पहले बात करेंगे कैमल के बारे में, फिर बात करेंगे फिश के बारे में, लेकिन पहले हम लोग कैमल के बारे में देखते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट कैमल के बारे में क्या लिखा हुआ है। कैमल के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। देखो ज़्यादातर आप देखोगे कि कैमल यानी कि जो ऊँट है वो डेजर्ट में रहता है, वैसे जगह पे जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन ऊँट का बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि उतना ज़्यादा गर्मी पड़ने के बाद भी ये आराम से सर्वाइव कर जाता है। मतलब ऊँट का डेजर्ट वाले एरिया में हमेशा रहना होता है ज़्यादातर टाइम, और वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ता है, लेकिन ये गर्मी को सह लेता है आसानी से। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि इसको हीट थोड़ा कम लगता है, जितनी गर्मी इसको कम लगता है। कैसे लगता है कम? थोड़ा सा हम लोग अभी और आगे बात करेंगे तो समझ में आएगा। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। देखो होता है क्या है एक्चुअली में, ऊँट का पैर बहुत बड़ा बड़ा होता है, लंबा लंबा होता है,
तो जो नीचे बालू रहता है डेजर्ट में, जो सैंड है वो बहुत गर्म है, और पैर लंबा होने के वजह से उसका जो पूरा बॉडी है वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर रहता है। तो क्या बालू वाला जो हीट है, गर्मी है, क्या उसके बॉडी तक पहुंच पाएगा? बहुत कम पहुंच पाता है, इसीलिए उसको गर्मी कम लगता है। तो ध्यान से समझना क्या है कि ऊँट का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि वो डेजर्ट वाले एरिया में भी आराम से सर्वाइव कर लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है। उसके बाद इसमें आपने क्या समझा कि ऊँट का जो पैर होता है वो थोड़ा सा लंबा पैर होता है। लंबा पैर होने के वजह से उसका जो बॉडी वाला पार्ट है, पेट, उसका पीठ, फिर से उसका नाक, कान, गाल, मुंह, ये सब ज़मीन से काफ़ी दूर होता है, ऊंचा होता है, क्योंकि पैर उसका लंबा है। जिसके वजह से बालू का जो गर्मी है, यानी कि डेजर्ट का जो सैंड है उसका जो गर्मी है, जो गर्म है वो बालू हमारा, वो उसके बॉडी तक गर्माहट पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए वो आराम से सर्वाइव कर जाता है। आगे बढ़ते हैं। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, टॉयलेट भी बहुत कम करता है ऊँट। देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वीट, उसका जो डंग है, मतलब कि जो वो गोबर प्रोड्यूस करते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल, वो भी बहुत सूखा होता है, और ये पसीना भी बहुत कम रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि इसको पानी मिलता भी कम है, और जितना पानी मिला यदि उतना ही पानी ये सारा का सारा यूरिन में, यानी कि टॉयलेट में बहा देगा, तो पसीना में बहा देगा, तो उसके बॉडी में पानी बचेगा कितना? कुछ नहीं बचेगा। तो ऊँट जो है टॉयलेट बहुत कम करता है, इसका जो गोबर है वो भी बहुत सूखा होता है, उसमें लिक्विड बिल्कुल नहीं होगा, पानी बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत सूखा होता है, और ये पसीना भी क्रिएट नहीं करता है। ठीक है। आगे, सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। चूँकि इसका जो बॉडी है वो बहुत कम पानी को रिलीज़ करता है, बहुत कम पानी इसका बॉडी छोड़ता है, जिसके वजह से ये एक बार पानी पीता है तो ये काफ़ी लंबे दिन तक आराम से बिना पानी का भी रह लेता है। ठीक है। मतलब ये पानी अपने बॉडी से बहुत कम रिलीज़ करता है, अपने बॉडी से पानी ये बहुत कम छोड़ता है बाहर, जिसके वजह से इसके बॉडी में पानी हमेशा बना रहता है, और ये पानी लंबे समय तक नहीं भी पीता है तो भी आराम से सर्वाइव कर जाता है डेजर्ट वाले एरिया में। द फीचर्स ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, और यही सब खासियत है, यही सब खास बात है ऊँट का, जिसके वजह से डेजर्ट में सर्वाइव कर पाता है, यानी कि बहुत गर्म वाले जगह में भी आराम से सर्वाइव कर पाता है। अगला हमारा है फिश के बारे में, यानी कि मछली के बारे में। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मछली के बारे में भी कुछ खास 2-4 पॉइंट लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश एंड दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। देखो, समुद्र में या फिर नदी में आप देखोगे ना तो हर प्रकार के मछली आपको देखने को मिलेंगे। मछली हर प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन सभी मछली में जो एक बात कॉमन है उसका बॉडी का शेप। उसके बॉडी के शेप कैसे होते हैं? दे हैव स्ट्रीम लाइंड शेप। स्ट्रीम लाइंड शेप का मतलब होता है उसका जो बॉडी का शेप है ना वो स्ट्रीम लाइन होगा, और स्ट्रीम लाइन का सिंपल सा मतलब होता है कि आगे से, यानी कि मुंह की ओर छोटा होगा उसका बॉडी का साइज, और उस जैसे जैसे आप पीछे आओगे उसके बॉडी की ओर वो थोड़ा सा फैल जाएगा, कुछ एरोप्लेन के जैसा। एरोप्लेन का आगे वाला पार्ट आप देखो, एरोप्लेन का आगे वाला जो पार्ट होता है बहुत ही पतला होता है, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन पीछे का पार्ट बड़ा होता है और मोटा भी होता है। वही चीज़ मछली में भी आप देखते होंगे कि मछली का जो आगे वाला पार्ट है मुंह की ओर वो बहुत छोटा पार्ट होता है, बहुत पतला पार्ट होता है, लेकिन उसके पेट की ओर मोटा पार्ट होता है, तो सब फैला हुआ पार्ट होता है। इस प्रकार के शेप को हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइंड शेप। ओके। और ये लगभग हर प्रकार के मछली में आपको देखने को मिलेगा। देयर शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर, और इसका जो ये शेप है, इसी शेप के वजह से ये पानी के अंदर आराम से मूव कर पाता है। क्यों मूव कर पाता है पानी में? इसलिए क्योंकि इसका आगे का जो शेप है बॉडी का वो बहुत पतला है, तो ये पानी को चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। ठीक है। यानी कि इसका बॉडी का जो शेप है इसको पानी में सर्वाइव करने में मदद करता है। आगे, फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। These scales protect the fish and also help in easy movement through water। अच्छा, कभी आपने देखा होगा जब हम लोग मछली खरीदते हैं मार्केट से, तो मछली जब हम लोग खरीदते हैं ना तो मछली जब वो मछली के ऊपर में ना एक पंख होता है, छोटा छोटा पंख,
वाइट कलर का, उसको पहले उसको हटाया जाता है, फिर मछली को छोटे छोटे पीस में काट के हमको प्लास्टिक में भर के दे देता है। तो जो मछली के बॉडी के ऊपर छोटा छोटा आप स्केल देखते हो, चमकीला चीज़, वही है उसका स्लिपरी स्केल्स। ये स्लिपरी स्केल क्या करता है, मछली को बचाने का काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, छोटा मोटा उसको खरोच ना लगे। और दूसरा बात, उसको मूव करने में भी मदद करता है, मतलब मछली आराम से आगे बढ़ सके, मूव कर सके, इसमें भी वो काम करता है। ठीक है, तो हर मछली के ऊपर आप देखोगे तो एक स्लिपरी स्केल होता है। स्लिपरी स्केल मतलब रोइयाँ टाइप होता है, एक तरीके से आप कह लो, जैसे आप इसको आप खुद समझ पाओगे, जब आप मछली खरीदते हैं मार्केट में जाके, तो मछली जो बेचता है वो जब मछली को काटता है तो काटने से पहले मछली को छीलता है, ऊपर से उसको साफ़ करता है कांटों से। उसको साफ़ करने के बाद जो वाइट कलर का स्केल निकलता है उसके बॉडी से, रोइयाँ जिसको हम लोग कहते हैं, वही हमारा स्लिपरी स्केल है। बड़ा वो फिसलता भी है और वो होता है उसके बॉडी को बचाने के लिए, और अच्छे तरीके से वो पानी में मूव कर सके मछली, उसके लिए होता है। फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शंस एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। बात करें यदि हम लोग मछली के पंख का और मछली के पूँछ का, तो दोनों फ्लैट होता है, मतलब दोनों बहुत चौड़ा होता है, चौड़ाई होता है, उसका चौड़ाई होता है। मतलब मछली के पंख का और मछली के पूँछ का यदि हम बात करें तो काफ़ी चौड़ा पंख और उसका पूँछ होता है, जो कि मछली को पानी में अपना डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है। इसीलिए आप देखोगे मछली जो पानी में है ना, फटाफट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तुरंत इधर भागेगा, तुरंत इधर भागेगा, तुरंत इधर भागेगा, तुरंत इधर भागेगा। वो क्यों कर पाता है? क्योंकि उसका जो पूँछ है और उसका जो पंख है वो काफ़ी चौड़ा है, जिसके वजह से वो अपना पानी में फटाफट डायरेक्शन को चेंज कर पाता है और वो अपने बॉडी को पानी में बैलेंस भी कर पाता है। ठीक है, आगे, गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। और जो गिल्स है, गिल्स का मतलब मछली का जो फेफड़ा है, वो मदद करता है पानी में ऑक्सीजन लेने में मछली को। मतलब मछली कहाँ पे सांस लेगा? पानी में लेगा, क्योंकि वो पानी में रहता है। तो मछली पानी में रहती है तो वो सांस भी कहाँ लेगी? पानी में ही लेगी। तो सांस लेने में मदद कौन करता है मछली को? उसका गिल्स यानी कि फेफड़ा, जो कि उसके जस्ट फेस के बगल में होता है, दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी होता है और राइट साइड भी होता है। तो पानी में पहले से ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, उस ऑक्सीजन को आराम से मछली ले सके, इसके लिए मदद कौन करता है मछली का? उसका फेफड़ा मदद करता है। ओके, द फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर। और यही सब जो फीचर आपने अभी पढ़ा, इसके बारे में जो खास बात आपने पढ़ा, इन्हीं सारे खास बात के वजह से, इन्हीं सारे फीचर्स के वजह से मछली पानी में आसानी से सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, आइए आगे बात करेंगे हम लोग अबाउट टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स के बारे में। टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स का मतलब क्या होता है? देखो, पहले द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरिस्टेरियल हैबिटेट। मतलब जो प्लांट और जो एनिमल ज़मीन पे रहते हैं, जो प्लांट जो एनिमल ज़मीन पे रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टेरिस्टेरियल हैबिटेट। ठीक है, तो बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारे एनिमल हैं जो पानी में भी रहते हैं, लेकिन कुछ और ज़्यादातर कुछ ऐसे प्लांट भी हैं, ऐसे एनिमल भी हैं जो ज़मीन पे रहते हैं। तो जो प्लांट जो एनिमल ज़मीन पे रहता है उसको हम लोग कहते हैं टेरिस्टेरियल हैबिटेट। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, यानी कि जंगल कहाँ रहेगा? ज़मीन पे रहेगा। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का मतलब हो गया घासों का बहुत दूर तक फैला हुआ ज़मीन, वो भी आपके ज़मीन पे ही होता है। डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। कोस्टल का मतलब समुद्र के बगल वाला जो ज़मीन होता है उसको हम लोग कोस्टल रीजन कहते हैं, और माउंटेन रीजन का सिंपल सा मतलब हो गया पहाड़ी इलाका। तो पहाड़ी इलाका हो गया, समुद्र के बगल वाला जगह हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब का सब एग्जाम्पल किसका है? टेरिस्टेरियल हैबिटेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सब कहाँ पे होता है? ज़मीन के ऊपर होता है। अगला हमारा है फिर एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब क्या हुआ? द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। मतलब देखो सिंपल है, जो प्लांट और एनिमल ज़मीन पे रहे उसको हम लोग कहते हैं टेरिस्टेरियल हैबिटेट, और जो प्लांट और जो एनिमल पानी के नीचे रहे, पानी के अंदर रहे,
उसको हम लोग कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। समझ में आई बात? तो जो प्लांट, जो एनिमल पानी के नीचे रहेगा, पानी के अंदर रहेगा, उसको हम लोग कह देते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। आगे बढ़ते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स आर लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस। तो लेक यानी कि झरना हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया, ये सब का सब हमारा एक्वेटिक हैबिटेट का एग्जांपल है, क्योंकि ये सब पानी है हमारा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला है हमारा बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? देखो, बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर कंपोनेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। जितने भी मतलब लिविंग थिंग है, जो लिविंग चीज़ है, मतलब जो लिविंग प्लांट है, मतलब सिंपल सा प्लांट और एनिमल कैसा होता है? लिविंग होता है, जिंदा होता है, तो इसको हम लोग कह देते हैं बायोटिक कंपोनेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बायोटिक कंपोनेंट। ओके, सिंपल सा ध्यान रखना है कि यदि को आपसे चलते फिरते भी कोई पूछ ले कि बताओ बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है जो लिविंग थिंग है, मतलब प्लांट और एनिमल ये सब लिविंग होता है, तो प्लांट को, एनिमल को हम लोग कह देते हैं बायोटिक कंपोनेंट, क्योंकि लिविंग है। तो जस्ट इसका उल्टा फिर क्या हो जाएगा? अबायोटिक, जो कि नॉन लिविंग होगा। तो द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक्स, सेल, एयर, वाटर आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट। मतलब जो कि जिंदा नहीं है, जो लिविंग नहीं है, उसको हम लोग कह देते हैं अबायोटिक। एग्जाम्पल में आप सैंड ले सकते हैं, रॉक ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, ये सब जिंदा नहीं है, ये सब मरा हुआ है, नॉन लिविंग है, तो इसको हम लोग कह देंगे अबायोटिक। सिंपल है ना? बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का मतलब लिविंग प्लांट एनिमल, मतलब लिविंग थिंग को हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और जो नॉन लिविंग थिंग है इसको हम लोग कह देते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। अबायोटिक फैक्टर्स लाइक, अबायोटिक में हमारा क्या क्या आ जाएगा? जैसे एयर, वाटर, लाइट, हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एज वेल एज फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो अबायोटिक कंपोनेंट है, जैसे हवा, पानी, रोशनी, गर्माहट, ये सब हमारा अबायोटिक चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मदद करता है किसी भी लिविंग थिंग को ग्रो करने में। ठीक है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो अबायोटिक कंपोनेंट है, जो कि नॉन लिविंग थिंग है, वो लिविंग थिंग को जिंदा रखने में मदद करता है। यदि लिविंग थिंग को हवा, पानी, एयर ये सब ना मिले तो क्या वो कभी लिविंग रह पाएगा, जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है इस बात को। ठीक है, तो इसमें क्या समझना है आपको? इसमें समझना है कि जो नॉन लिविंग थिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, और यहाँ पे भी समझना है कि जो अबायोटिक कंपोनेंट है वो बायोटिक कंपोनेंट को, यानी कि लिविंग थिंग को जिंदा रखने में मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल सा चीज़ है। देखो, when the seed turn into a sprout it is known as germination। मतलब जब एक बीज से एक छोटा सा हमारा प्लांट निकल जाए, उसी को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। जैसे ना, आप एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझो, जब आप किसी भी चीज़ का खेती करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका बीज लगाते हैं, उस बीज से एक छोटा सा प्लांट बाहर निकलता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे जर्मिनेशन। ठीक है, मतलब जब सीड से, जब बीज से एक छोटा सा प्लांट हमारा बाहर निकल जाए, ग्रो करने लग जाए, उसी को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। और जर्मिनेशन ही क्या होता है? एक नए प्लांट का लाइफ होता है, मतलब कि वहीं से एक प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो पहली बार जब एक सीड से छोटा सा प्लांट निकलेगा बाहर, उसको हम लोग बोल देंगे जर्मिनेशन। और वही छोटा सा प्लांट बाद में क्या हो जाता है? पेड़ बन जाता है, बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है। तो जो जर्मिनेशन होता है ना, एक पेड़ का शुरुआती पार्ट है। क्या है? शुरुआती पार्ट है, शुरू का पार्ट है। ठीक है, जर्मिनेशन भी हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। तो आइए इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के हैबिटेट्स के बारे में, मतलब कि अलग अलग जगहों के बारे में जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सम टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स के बारे में। सम टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स के अंदर में भी हम लोग पहले पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में, फिर पढ़ेंगे माउंटेन रीजन्स के बारे में,
और फिर पढ़ेंगे हम लोग ग्रासलैंड के बारे में। और ग्रासलैंड के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर हम लोग पाए जाने वाले जानवर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लायन के बारे में, डियर के बारे में, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे अपने दूसरे हैबिटेट पे, सम एक्वेटिक हैबिटेट्स पे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, जिसके अंदर हम लोग अपना सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सबसे पहला डेजर्ट के बारे में, यानी कि वैसे जगह के बारे में जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ता है, जहाँ पे पेड़ पौधे कम आपको देखने को मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। देखते हैं यहाँ पे डेजर्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है पहला पॉइंट इसमें, देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज। पीछे हमने पढ़ा कि कैमल का जो पैर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसके वजह से उसका पूरा बॉडी ज़मीन से बहुत ऊपर रहता है, तो उसको उतना ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता है। लेकिन यदि हम लोग बात करें कुछ एनिमल के बारे में, जैसे हमारा रैट हो गया, स्नैक हो गया, इन सब के तो उतने बड़े पैर नहीं होते हैं, बल्कि इनके पैर बहुत छोटे होते हैं। तो फिर ये लोग अपने गर्मी को कैसे झेलता है, तो इसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ एनिमल हैं, जैसे रैट हो गया, स्नैक हो गया, इन सभी के पैर उतने बड़े नहीं होते हैं। तो ये रेगिस्तान में यानी कि डेजर्ट में किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैमल तो आराम से सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि उसका बड़ा पैर होता है और उसका बॉडी उसके पैर की वजह से ज़मीन से बहुत ऊपर रहता है, तो उसको उतना कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये सब कैसे रहता है, देखो, टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड। तो दिन के टाइम में क्या होता है, गर्मी बहुत पड़ता है डेजर्ट में, तो दिन के टाइम में ये लोग ना अपने बिल में घुसे रहते हैं, अपने जो होल होता है चूहा का, सांप का, जो छोटा छोटा बिल होता है, जो होल होता है, उसी में ये लोग वहाँ पे पड़ा रहता है और दिन भर रहता है जब तक कि गर्मी रहता है। ठीक है, मतलब दिन में ज़्यादा गर्मी होता है वहाँ पे, तो गर्माहट से मतलब गर्मी से बचने के लिए ये लोग बिल में घुस जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूलर। ये लोग बाहर कब निकलते हैं अपने बिल से, रात के टाइम में, जब माहौल बहुत ठंडा हो जाता है तब, क्योंकि दिन भर ये लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि दिन भर बाहर निकलेंगे तो फिर ये जल जाएंगे, है ना, इनको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि दिन भर गर्मी बहुत पड़ता है और रात में जब जाड़ा पड़ता है, ठंडा रहता है रात का माहौल, तब ये लोग अपने बिल से बाहर निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो डेजर्ट में जो प्लांट रहते हैं, एग्जाम्पल आप ले सकते हो आप कैक्टस। डेजर्ट में और क्या रहता है, बबूल का भी पेड़ रहता है, वो कांटा वाला पेड़ होता है ना। तो डेजर्ट वाले जो प्लांट होते हैं वो बहुत कम वाटर को लूज करते हैं, मतलब उसमें से पानी बहुत कम बाहर निकल के इन्वायरमेंट में मिलता है। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। मतलब ट्रांसपिरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपने वाटर को इन्वायरमेंट में लूज करता है, तब जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ता है तब। ठीक है, मतलब एवेपोरेशन होता है एक तरीके से। तो डेजर्ट वाले जो प्लांट होते हैं वो ऐसा बहुत कम करते हैं। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो डेजर्ट में प्लांट पाया जाएगा वो बहुत कम वाटर को लूज करता है, और प्लांट जो अपना वाटर लूज करता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना वाटर बहुत कम लूज करता है। कम क्यों लूज करता है, क्योंकि इसको मिलता भी पानी बहुत कम है। डेजर्ट वाले एरिया में पानी इसको कहाँ से मिलेगा उतना, तो बहुत कम पानी मिलता है। अगला है हमारा, द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स। देखो होता क्या है, दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। ज़्यादातर आप डेजर्ट वाले प्लांट को देखोगे ना, मतलब कि ज़्यादातर जो हमारे डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं जो कि डेजर्ट में पाया जाता है, उसमें पत्ते लगभग ना के बराबर होते हैं। मतलब उसमें जो पत्ता होता है बिल्कुल भी नहीं होता है, किसी में तो होता ही नहीं है पत्ता, किसी में यदि पत्ता होता भी है लीफ तो बहुत कम होता है, और वो होता किस फॉर्म में, स्पाइन्स के फॉर्म में। मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत कांटे के रूप में होता है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि ज़्यादातर प्लांट में जो कि डेजर्ट में प्लांट उगता है उसमें आपको पत्ते देखने को नहीं मिलते हैं, और यदि होता भी है तो बहुत कम होता है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जितना कम पत्ता रहेगा प्लांट में उतना कम पानी इस्तेमाल होगा और उतना ही कम पानी इन्वायरमेंट में जाएगा, लूज होगा। इसीलिए इस प्रकार के डेजर्ट वाले प्लांट में जो लीफ होता है वो बहुत कम होता है, ताकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू
पानी इन्वायरमेंट में क्या हो सके, बहुत कम पास हो सके, है ना। प्लांट से पानी बाहर निकलता है, लेकिन कब निकलता है, जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ता है तब। अब जब उसके पास पत्ता रहेगा ही नहीं तो लीफ में ही पानी रहता है। अब जब पत्ता है ही नहीं उसके पास तो पानी कौन सा लूज करेगा, प्लांट नहीं कर पाएगा। तो यही रीज़न है कि डेजर्ट वाले प्लांट में लीफ बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसको पानी मिलता भी बहुत मुश्किल से, और यदि सारा पानी पत्तों में इस्तेमाल हो जाए और पत्तों के थ्रू पूरा इन्वायरमेंट में मिल जाए, आसमान में उड़ जाए पानी, तो फिर उसके पास बचेगा क्या। इसीलिए डेजर्ट वाले प्लांट में पत्ते बहुत कम होते हैं, ताकि वो पानी बहुत कम लूज कर सके। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस प्लांट्स इन यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टीम। इन होगा यहाँ पे इज होगा, ठीक ना। तो फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टीम। जैसे हम लोग बात करें कैक्टस प्लांट का, तो कैक्टस प्लांट में कांटा वाला प्लांट होता है, आपने देखा होगा। उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ उसमें जो भोजन बनता है वो कहाँ पे बनता है भाई, उसमें पत्ता तो होता ही नहीं है। देखो ध्यान रखना, जनरली किसी भी प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब किसी भी प्लांट में जो भोजन बनता है, जो फूड बनता है, वो लीफ में बनता है, पत्तों में। लेकिन चूंकि कैक्टस प्लांट के पास लीफ होता ही नहीं है, पत्ता होता ही नहीं है, तो वो अपना भोजन कहाँ पे बनाता है, वो अपना भोजन स्टीम में बनाता है, यानी कि अपने टहनी में ही बना लेता है, ठीक है। जैसे आप मैंगो देखो, मैंगो प्लांट देखो, उसी प्रकार से आप गुआवा प्लांट देखो, इन सारे प्लांट में जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है, लीफ में बनता है। लेकिन कैक्टस में लीफ होता ही नहीं है, तो ये अपना भोजन कहाँ पे बना लेता है, स्टीम यानी कि टहनी में ही बना लेता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, द स्टीम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज ऑफ कैक्टाई। मतलब जो स्टीम होता है वो भी कवर किया हुआ रहता है वैक्सी लेयर। थिक वैक्सी लेयर का मतलब थोड़ा सा चिपचिपा चीज़ रहता है, उसका जो टहनी होता है वो भी टहनी उसका एक चिपचिपा मटेरियल से कवर रहता है, जो कि हेल्प करता है कि स्टीम को लगातार, यानी कि टहनी को लगातार पानी मिलता रहे, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे, मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। अब देखो, डेजर्ट में चूंकि पानी बहुत कम होता है, डेजर्ट वाले इलाका में पानी बहुत कम होता है, तो जो भी प्लांट होंगे ना उसके जड़ बहुत बड़े बड़े आपको दिखेंगे, ताकि वो जड़ बहुत नीचे जा सके ज़मीन के, और वहाँ से वो पानी इकट्ठा करके अपना इस्तेमाल कर सके। कहने का सिंपल सा मतलब है कि डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है, जिसके वजह से प्लांट को पानी लेने के लिए अपने जड़ को बहुत नीचे जाना पड़ता है, उसके जड़ को बहुत। इसलिए आप देखोगे कि जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं उसके जड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, ताकि वो बहुत अंदर तक जा सके और जहाँ पे पानी रहे वहाँ से पानी वो अपना इस्तेमाल कर सके। तो इस तरीके से हमारा काम करता है, इस तरीके से हमारा काम करता है डेजर्ट वाले प्लांट। समझ में आया बात, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगला हमारा है माउंटेन रीजन्स के बारे में। देखते हैं माउंटेन रीजन्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। माउंटेन रीजन्स का मतलब हो गया पहाड़ों के बारे में यहाँ पे बात होगा। लिखा हुआ दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। डेजर्ट में ज़्यादातर आप देखोगे तो ठंडा रहता है, हवा चलता रहता है। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स। और कुछ कुछ जगह पे पहाड़ों पे देखोगे आप, मतलब कुछ कुछ जगह में पहाड़ों के ऊपर देखोगे तो विंटर के समय में स्नोफॉल भी होता है, यानी कि बर्फ़ भी जम जाता है, ठीक है। तो पहाड़ों में बेसिकली आपको देखने को क्या मिलेगा, पहाड़ों पे देखने को ये मिलेगा कि ठंडा हवा चलेगा, वहाँ पे ठंडा माहौल रहेगा वहाँ का, और जाड़े के टाइम पे यानी कि विंटर के टाइम पे वहाँ पे स्नोफॉल भी गिरता है। उसके बाद देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। माउंटेन्स पे यानी कि पहाड़ों पे आप देखोगे तो भारी मात्रा में प्लांट भी देखने को मिलते हैं, भारी मात्रा में एनिमल भी देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि पहाड़ों पे प्लांट्स का संख्या और एनिमल्स का संख्या काफ़ी ज़्यादा होता है। अलग अलग वैरायटी के प्लांट, अलग अलग वैरायटी के एनिमल पहाड़ों के ऊपर देखने को मिलता है। आगे, देयर ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेज। पहाड़ों के ऊपर आप ज़्यादातर देखोगे तो पहाड़ों के ऊपर ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो कोन के शेप का होता है। कोन का शेप आप देखे होगे, वो बर्थडे वाला कैप देखे ना आप लोग, वो कोन वाला आइसक्रीम भी आप लोग खाते होंगे। तो ये ज़्यादातर आप देखोगे कि डेजर्ट वाले, सॉरी डेजर्ट नहीं, माय मिस्टेक, माउंटेन पे आप देखोगे, पहाड़ों पे देखोगे कि ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं, जो ट्री होते हैं, वो कोन के शेप का होता है। स्लोपिंग ब्रांच होता है। स्लोपिंग ब्रांच का मतलब नीचे लुढ़का हुआ उसका
ब्रांच होता है, टहनी होता है। ऐसा क्यों बताओ? ऐसा इसलिए ताकि जाड़े के टाइम पे यदि बर्फ़ पड़े भी तो वो बर्फ़ नीचे चला जाए, पेड़ से नीचे लुढ़क के नीचे गिर जाए। समझ में आ रही है बात? तो ज़्यादातर जो आप माउंटेन रीजन्स में यानी कि पहाड़ों पे ज़्यादातर जो आप देखेंगे पेड़ वो कोन के शेप का होता है, इसलिए होता है ताकि जाड़े के टाइम पे यदि उसके ऊपर बर्फ़ भी पड़े तो वो लुढ़क के नीचे गिर जाए। आगे, द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक, दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। और ज़्यादातर जो आप देखोगे माउंटेन में पाए जाने वाले प्लांट के लीफ को, तो वो कैसा होता है? निडल के जैसा होता है, मतलब उतने बड़े फैले नहीं होते हैं, थोड़ा पतले होते हैं, छोटा भी होता है और पतला भी होता है, ताकि बरसात का पानी और स्नो यानी कि बर्फ़ आसानी से लुढ़क के नीचे गिर जाए। तो उसके पत्ते भी बड़े नहीं होते, पत्ते बहुत छोटे होते हैं, नीडल लाइक मतलब सुई जैसा होता है, कांटेदार होते हैं ज़्यादातर, ताकि उसके ऊपर यदि बरसात का पानी पड़े, बर्फ़ गिरे पेड़ के ऊपर तो आसानी से लुढ़क के नीचे गिर जाए, पेड़ पे ही लटका हुआ ना रहे। ठीक है, आगे उसके बाद है एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर एडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर। देखो, पहाड़ के ऊपर ठंडा ज़्यादा होता है, हवा भी ज़्यादा चलता है, तो वहाँ पहाड़ के ऊपर रहने वाले जो जानवर होते हैं वो भी अपने आप को वहाँ के हिसाब से बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। यदि चेंज नहीं करेंगे तो क्या वो पहाड़ पे सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो वो भी अपने आप को वहाँ पे बदल लेते हैं। आगे, दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। ज़्यादातर जो जानवर पहाड़ों के ऊपर पाए जाएंगे उस प्रकार के जानवरों का जो चमड़ी होता है, जो स्किन होता है, वो थोड़ा मोटा होता है। मोटा स्किन क्यों होता है? जरा आप लॉजिक लगाओ। ताकि ताकि उसको ठंडा ना लगे और वो जाड़े से बच सके, ठीक ना। इसीलिए आप देखो कि ज़्यादातर जो जानवर पहाड़ों के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे भेड़िया, सीप, है ना, सीप हो गए, ये सब, मतलब खास करके सीप का यदि हम बात करें तो सीप का जो चमड़ी होता है, जो स्किन होता है, उसको हम लोग फर भी बोलते हैं, वो काफ़ी मोटा होता है ना। हाँ, गोट भी हमारा, बकरी भी, जो पहाड़ों पे रहते हैं, तो बकरी हो गया, भेड़िया हो गया, इन सब का चमड़ी यानी कि फर बहुत मोटा होता है, ताकि ये ठंडे से अपने आप को बचा सके। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, फॉर एग्जाम्पल याक्स हैव लॉन्ग हेयर, मतलब स्किन तो मोटा होता ही है, चमड़ा जो है वो तो मोटा होता ही है, उसके ऊपर जो बाल है, उसके ऊपर जो बाल है वो भी बाल बहुत घना होता है। घना बाल से क्या होगा? उसको ठंडा नहीं लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। ये बात करें हम याक का, तो याक का जो बाल होता है वो थोड़ा लंबा लंबा बाल होता है। वो लंबा बाल क्या करता है? याक को जाड़े से बचा के रखने का काम करता है। स्नो लियोपर्ड हैड थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। इसी प्रकार से यदि हम बात करें स्नो लियोपर्ड, वैसा लियोपर्ड जो कि स्नो पे रहता है, यानी कि पहाड़ों पे रहेगा, और वो भी कैसे पहाड़ों पे? जहाँ पे बर्फ़ वगैरह ज़्यादा पड़ता है। तो स्नो लियोपर्ड का जो बॉडी का चमड़ी होता है, जो फर होता है, वो काफ़ी मोटा होता है। फीट, टोच यानी कि पैर, अंगूठा, हर जगह पे उसका चमड़ी मोटा ही रहता है, ताकि वो ठंडे से बच सके। दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। मतलब कि जब वो बर्फ़ पे चले स्नो लियोपर्ड, तो उसको ठंडा का महसूस, मतलब उसको ठंडा ना लगे, जाड़ा ना लगे, उसको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उसका चमड़ी उतना ज़्यादा मोटा होता है। अगला, द माउंटेन गॉड हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। उसी प्रकार से यदि हम बात करें पहाड़ों पे रहने वाले बकरी के बारे में, तो बकरी का खास करके यदि आप पैर देखोगे तो वो बड़ा स्ट्रांग होता है। मतलब यदि हम लोग बात करें केवल बकरियों का, तो बकरी का जो, मतलब पहाड़ों पर रहने वाले जो बकरी होते हैं उनके पैर काफ़ी मजबूत होते हैं। वो पैर इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि वो उसको पहाड़ पे वो आराम से चढ़ जाता है और आराम से उतर जाता है बकरी, उसको उतना ज़्यादा कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब पहाड़ कितना ही टेढ़ा क्यों ना हो, ख़राब क्यों ना हो, बकरी का पैर इतना मजबूत होता है कि वो आराम से ऊपर चल के नीचे भी आ जाता है आराम से। नेक्स्ट है हमारा ग्रासलैंड के बारे में। तो आइए ग्रासलैंड के बारे में भी समझ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। आइए हम लोग ग्रासलैंड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्रासलैंड का मतलब सिंपल सा हुआ कि बहुत बड़ा लैंड होगा और उसके ऊपर घास फैला हुआ होगा। ठीक है, तो ग्रासलैंड का मतलब हुआ सिंपल सा, बहुत दूर तक आपको ज़मीन दिखेगा और उस ज़मीन के ऊपर घास फैला हुआ दिखेगा। तो ग्रासलैंड में पाए जाने वाले जानवर बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ फेमस जानवर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लायन के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे डियर के बारे में। तो देखते हैं कि लायन के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट जो है इसमें वो ये कि अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड, यानी कि जो एक शेर होता है वो जंगलों में भी रहता है और ग्रासलैंड में भी रहता है।
एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। ये बहुत मजबूत एनिमल होता है, बहुत ताकतवर एनिमल होता है, ये किसी भी प्रकार के जानवरों को मार देता है आसानी से, और खास करके डियर का तो ये आराम से शिकार कर लेता है, मतलब डियर इसका फेवरेट है, हिरन, ठीक ना। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो लायन है वो जंगल और ग्रासलैंड दोनों में रहता है, और ये काफ़ी मजबूत एनिमल है, इतना मजबूत है ये किसी को भी मार लेता है, आराम से उसको मार के खा लेता है। और सबसे जो फेवरेट एनिमल है वो कौन है, इसका डियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज लाइट ब्राउन इन कलर, इसका रंग क्या होता है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन, मतलब डार्क ब्राउन नहीं, हल्का ब्राउन, लाइट ब्राउन होता है इसका कलर। लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज, मतलब इसका जो पैर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लंबा होता है, मतलब इसका जो पंजा है खास करके काफ़ी मजबूत होता है, लंबा चौड़ा भी होता है पंजा, एक बार यदि किसी को पकड़ ले तो छोड़ना उसको लगभग मुश्किल है, इसका पंजा काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। आगे, इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड्स व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे, यानी कि एनिमल्स टू ईट। प्रे का मतलब क्या होता है, जिसको वो खाने वाला है। तो इसका रंग कैसा होता है, लाइट ब्राउन, मतलब इसका रंग लाइट ब्राउन होने की वजह से क्या होता है, ये सूखे घासों के बीच में जाके छुप जाएगा ना, तो आप बता नहीं पाएंगे कि इस घास के बीच में शेर किधर है, क्योंकि सूखे घास का रंग भी ब्राउन होता है और इसके बॉडी का रंग भी कैसा है, ब्राउन ही है, जिसके वजह से ये आराम से छुप के जानवरों का शिकार कर लेते हैं और उसको आराम से मार के ये खा लेता है। तो इसका रंग जो है बॉडी का, इसको बहुत मदद करता है दूसरे जानवरों को पकड़ने में, क्योंकि इसके बॉडी का रंग भी ब्राउन है और सूखे घास का रंग भी क्या होता है, ब्राउन होता है, जिसके वजह से सूखे घासों में छुप जाता है आराम से और ये आराम से जानवरों को मार के फिर खा लेता है, ठीक है। आगे, द आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। इसका जो आँख होता है जस्ट इसके चेहरे के आगे होता है, मतलब कि जो लायन का जो चेहरा है, जो फेस है, उसका जस्ट आगे इसका आँख होता है, जिसके वजह से ये देख पाता है आसानी से कि इसका शिकार किधर है, मतलब किस जानवर को मारना है और किधर इसको जाना पड़ेगा उसको मारने के लिए, ठीक है। तो इसका ये पूरा फीचर है लायन के बारे में। अगला जो जानवर है वो है हमारा डियर, यानी कि हिरन। तो डियर भी एक बहुत फेमस एनिमल है जो कि ग्रासलैंड में पाया जाता है। तो अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। तो ये भी एक ऐसा जानवर है जो कि दोनों भी जगह पे रहता है, ये जंगलों में भी रहता है और ग्रासलैंड में भी रहता है। तो डियर भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है जो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट दोनों में पाया जाता है, ठीक है, मतलब जंगल में भी पाया जाएगा और घास में भी पाया जाएगा, जो कि बहुत दूर दूर तक फैला हुआ रहता है। इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट्स स्टीम्स ऑफ द फॉरेस्ट। हिरन का जो दांत होता है ना बहुत मजबूत होता है, हिरन का दांत इतना मजबूत होता है कि बड़े से बड़े प्लांट के टहनी को ये आराम से चबा लेती है, इतना इसका खतरनाक दांत होता है, मतलब इतना दांत मजबूत होता है कि किसी भी प्लांट को ये आराम से चीड़ के फाड़ के उसके टहनी को, पत्ते को, किसी भी चीज़ को ये आराम से चबा लेती है, क्योंकि इसका दांत बहुत ज़्यादा मजबूत होता है इसीलिए। अगला है, अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मतलब लायन, एनिमल्स लाइक लायन दैट मेक इट देयर प्रे, मतलब जो इसका शिकार करने वाला है उसको हम लोग कहते हैं प्रीडेटर। जो जानवर इसको मारने वाला है जान से, उसको हम लोग कहते हैं प्रीडेटर। तो बताइए इसको कौन मारता है जनरली, लायन मारता है, तो लायन हो गया इसके लिए प्रीडेटर। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकमिंग देयर प्रे, मतलब लायन इसको आसानी से पकड़ के ना खा ले, इसके लिए ये हमेशा सतर्क रहता है। ये जहाँ रहता है बेचारा डर डर के ही रहता है कि कहीं से भी शेर आके हमारे ऊपर हमला ना कर दे, और एक बार यदि शेर हिरन के ऊपर हमला कर दिया तो हिरन का बचना लगभग नामुमकिन है, लगभग मुश्किल है, ठीक ना। तो इसको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है जंगल में या फिर ग्रासलैंड में, जहाँ भी ये रहेगा वहाँ पे इनको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि इनको खतरा होता है कि किधर से भी शेर आएगा और इसको मार के आराम से खा लेगा। तो बहुत इसको सतर्क रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रेडेटर्स। इसका जो कान होता है वो थोड़ा सा लंबा कान होता है, लंबा कान मतलब बड़ा कान होता है इसका। बड़ा कान क्यों होता है पता है, ताकि जरा सा भी कहीं पे सरसराहट होगा जानवर का तो ये आराम से पहचान जाएगा कि हमारे आसपास क्या है और हमको भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए। मतलब लंबा और बड़ा कान होने से फायदा ये होता है हिरन को कि आराम से अपने शिकार को पहचान लेता है और वहां से ये भाग जाता है, ठीक ना। आगे, द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड
अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर। और इसका जो आँख होता है वो शेर के तरह आगे नहीं होता, बल्कि इसका जो आँख होता है वो थोड़ा सा बगल में होता है, फेस के बगल में होता है, जिसके वजह से चारों डायरेक्शन में देख पाता है कि कौन सा जानवर हमारे तरफ आ रहा है और कब भागना है कब नहीं भागना है। तो ये आराम से इस चीज़ को देख पाता है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। इसका स्पीड भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ये भागता भी बहुत तेज है, इसलिए इतना तेज भागने का इसके पास क्षमता होता है, क्योंकि इसको कोई भी मार के आसानी से खा लेता है। अब ये इतना तेज नहीं भागेगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी जानवर इसको मार के आराम से खा लेगा, है कि नहीं। इसीलिए इसको थोड़ा तेज भागना पड़ता है और इसके भागने में इसका पैर बहुत मदद करता है, क्योंकि हिरण का जो पैर होता है वो पतला होता है, लंबा भी होता है, इसीलिए आराम से लंबा लंबा छलांग लगाते हैं वो भाग पाता है। ठीक ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये जो आपका था पहला वाला टॉपिक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में, वो हुआ हमारा कंप्लीट। मेन टॉपिक हमारा क्या था? मेन टॉपिक था अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, जिसके अंदर हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा? सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में। तो जिसके अंदर आपने पढ़ा डेजर्ट के बारे में, फिर हमने पढ़ा माउंटेन रीजन के बारे में, और फिर हमने पढ़ा ग्रासलैंड के बारे में। और ग्रासलैंड में पाए जाने वाले दो स्पेशल जानवर के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके, लायन और डियर। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे हैबिटेट के बारे में, जहाँ पे भी जानवर रहते हैं लेकिन वो जानवर हैं पानी में रहने वाले, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो हमारा टॉपिक है सम एक्वेटिक हैबिटेट्स, मतलब ऐसे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि पानी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? पानी से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओशन के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है ओशन के बारे में। Many sea animals have streamlined bodies to help them move easily in water। देखो, हमने आपको पहले भी बोला था कि स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है कि आगे उसका बॉडी का पार्ट जो है वो थोड़ा सा पतला रहेगा, छोटा रहेगा, पिचका हुआ रहेगा, लेकिन पीछे की ओर वो फैला हुआ रहेगा, यानी कि फूला हुआ रहेगा। समझ में आ रही है बात, क्या कहना चाह रहे हैं हम? तो कहने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि पानी में यानी कि समुद्र में रहने वाले अधिकतर जो एनिमल होते हैं, मतलब मछली वगैरह जो होते हैं, उनके बॉडी का शेप कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब हुआ कि आगे से उसका बॉडी का जो शेप है, यानी कि जो मुंह की ओर है, वो थोड़ा सा पतला रहता है, छोटा रहता है, लेकिन वही उसके पीछे आएंगे तो वो थोड़ा सा फैला हुआ रहता है। जस्ट लाइक एरोप्लेन। एरोप्लेन का आगे का पार्ट कैसा होता है? बहुत छोटा होता है, पतला होता है, पिचका हुआ रहता है, लेकिन पीछे उसका बॉडी कितना बड़ा रहता है ना। तो उसी प्रकार का शेप जानवर उस जानवर का होता है, मतलब उस मछली का होता है जो कि पानी में रहते हैं। ऐसा क्यों है बताओ? ताकि वो आराम से पानी को चीरते हुए आगे भाग सके। ठीक है ना, आराम से वो पानी में मूव कर सके। इसीलिए मछलियों का, अधिकतर मछलियों का जो बॉडी का शेप है वो स्ट्रीम लाइन शेप है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप। लेकिन कुछ ऐसे भी पानी में रहने वाले जानवर हैं जिनका स्ट्रीमलाइन बॉडी का शेप नहीं है। एग्जाम्पल स्क्विड्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया, इनके बॉडी का शेप कुछ और ही दिखता है। लेकिन हाँ, इतना आप कह सकते हैं कि 99% जो मछली होते हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, उनके बॉडी का शेप कैसा होगा? स्ट्रीमलाइन शेप होगा। कुछ है मछली जानवर पानी में रहने वाले जिनके स्ट्रीमलाइन बॉडी का शेप नहीं है, इसके बावजूद वो पानी में आराम से रहता है और आराम से वो मूव करता है। अगला है दे स्टे डीपर इन द ओशन नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। और ये सारे के सारे जानवर यानी कि मछली जो पानी में रहते हैं, सब कहाँ रहते हैं? समुद्र के बहुत नीचे रहते हैं। कुछ तो ऐसे भी जानवर हैं समुद्र में रहने वाले, मछली के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल समुद्र के बेड पे रहता है। समुद्र का बेड मतलब समुद्र का बेड मतलब समुद्र के बिल्कुल नीचे, बालू के आसपास। समझ रही है बात? सी बेड का मतलब होता है समुद्र के नीचे जो जमीन है वहां के आसपास कुछ मछली रहते हैं, और अधिकतर मछली हमारे ऊपर भी रहते हैं, पानी के आसपास ऊपर वाले पार्ट पे भी रहता है। बहुत सारे मछली हैं जो कि समुद्र के बहुत नीचे रहते हैं। तो हर प्रकार का आपको मछली समुद्र में देखने को मिलता है। ऐसा भी मछली मिलेगा जो बहुत नीचे रहता है, ऐसा भी मछली मिलेगा जो बहुत ऊपर भी रहता है। कुछ ऐसी भी मछली हैं जो पानी के बीच में रहता है। ठीक है ना, तो हर प्रकार का है अपना, और उसके आसपास जो भी शिकार आएगा उसको मार के ये खा लेगा, वैसे वहां पे वो अपना पेट भरता है। However, when they move in water they make their body shapes streamline।
लेकिन इस प्रकार के जो जानवर हैं जैसे ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड्स हो गया, इनके बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन नहीं होता है, लेकिन जब इनको पानी में आगे बढ़ना होता है तो ये अपने बॉडी का शेप बना किसके जैसा लेता है, स्ट्रीमलाइन के जैसा बना लेता है, ताकि इसको आगे बढ़ने में आसानी हो और ये पानी को आराम से पीछे छोड़ते वो आगे बढ़ जाए, ठीक ना। मतलब इसके बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन नहीं होता है, लेकिन जब इसको पानी में आगे बढ़ना होता है तो कैसा शेप बना लेता है, स्ट्रीमलाइन बना लेता है, ताकि आराम से आगे मूव कर सके। आगे बढ़ते हैं। दिस एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब इन प्रकार के मछलियों के पास नाक नहीं होता है, इनके पास क्या होता है, फेफड़ा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में गिल्स, जो कि इसके फेस के दोनों तरफ होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, वहां पे फेफड़ा होता है। ये फेफड़ा यानी कि गिल्स मदद करता है इसको सांस लेने में, ठीक है। मतलब पानी में क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है, उस ऑक्सीजन को लेने में इसका फेफड़ा इसको मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स। कुछ ऐसे भी पानी में रहने वाले जानवर हैं, जैसे आपका डॉल्फिन हो गया, व्हेल्स हो गया, इसके पास गिल्स नहीं होता, मतलब इसके पास फेफड़ा नहीं होता है। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स, इसके पास फिर नाक होता है। सिंपल समझो, जिस जानवर के पास, मतलब वैसे जानवर, जो जानवर हम यहाँ पे बोल रहे हैं किसको, मछली को, जो कि पानी में रहते हैं, ठीक ना। तो जो जानवर यानी कि जो मछली के पास नाक नहीं है उसके पास क्या है, गिल्स है, यानी कि फेफड़ा है, और जिसके पास फेफड़ा नहीं है उसके पास क्या है, फिर नाक है। तो जैसे व्हेल हो गया हमारा, डॉल्फिन हो गया, इनके पास फेफड़ा नहीं होता, गिल्स नहीं होता, इसके पास क्या होता है, नाक होता है, नॉस्ट्रिल्स होता है। तो वही लिखा हुआ है कि दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स, मतलब कि इसके पास नाक होता है अपना, जिसका ब्लो होल्स भी कह सकते हैं। दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स, और ये कहाँ होता है, इसके हेड के ऊपर, यानी कि सिर के ऊपर होता है। सोचो, ज्यादातर मछलियों में जो नाक होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, नाक जहां होना चाहिए वही होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है इसका ये चीज। डॉल्फिन हो गया, व्हेल हो गया, इनका जो नाक होता है वो सिर के ऊपर होता है। सोचो, बड़ा विचित्र है ना, लेकिन यही इसका नाक इसके सिर के ऊपर पाया जाता है। दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। तो जब डॉल्फिन हो गया हमारा, व्हेल हो गया, जब ये पानी के ऊपर तैर रहा होता है तो ये आराम से ऑक्सीजन ले सके, इसीलिए इसका सेड के मतलब सिर के ऊपर नाक होता है। मतलब जब ये पानी के ऊपर आएगा तैरने के लिए, ऊपर की ओर आएगा, तो इसका जो हेड है वो कहाँ होगा, पानी के बाहर होगा, हवा में होगा, ये आराम से सांस ले सके, इसके लिए इनका जो नाक है वो सिर के ऊपर होता है। और टाइम टाइम पे व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, वो पानी के ऊपर भी आता रहता है सांस लेने के लिए। सांस एक बार लेगा फिर पानी के नीचे जाएगा, फिर सांस लेना होगा तो फिर वो पानी के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना हरकत पानी में करता ही रहता है। तो बस ध्यान रखना है कि व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, इन सभी का जो नाक होता है वो कहाँ होता है, सिर के ऊपर होता है, ठीक है। अगला उसके बाद है दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। मतलब इस प्रकार के जो जानवर हैं, व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये काफी लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकते हैं बिना सांस लिए। एक बार सांस लेके पानी के नीचे जाएगा तो काफी लंबे समय तक ये नीचे रह लेता है, उसके बाद फिर जब इसको सांस लेने का जरूरत पड़ेगा तो फिर वो पानी के ऊपर आएगा। इस तरीके से अपना काम करता है। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये टाइम टू टाइम ऊपर आता रहता है पानी के ऊपर, सांस वगैरह लेने के लिए, घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। टू ब्रेथ इन एयर, मतलब सांस लेने के लिए हो गया, थोड़ा कुश्ती करना हो गया। अब देखते होगे टीवी में भी, जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, डिस्कवरी चैनल हो गया, ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी चैनल हो गया, इस पे देखते होगे आप, डल्फिन के बारे में, व्हेल के बारे में दिखाता है कि वो पानी के ऊपर कुश्ती भी करते हैं, लड़ते भी एक दूसरे से हैं। तो इस तरीके से पानी के ऊपर भी टाइमली आते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में कंप्लीट, ओशन के बारे में हुआ हमारा कंप्लीट। अगला हमारा है पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स का सिंपल सा मतलब हो गया तालाब, और लेक्स का मतलब हो गया सिंपल सा झरना, ठीक है, मतलब वाटरफॉल, इसको हम लोग कहते हैं लेक। तो ये भी हमारा किसका पार्ट है, एक्वेटिक का ही पार्ट है, मतलब पानी से जुड़ा हुआ चीज है, ये भी है हमारा। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। देखो, वैसे प्लांट जो कि जमीन पे रहते हैं, वैसे प्लांट जो कि जमीन पे रहते हैं, उनको पानी कहाँ से मिलेगा, जमीन के नीचे से मिलेगा। किसके थ्रू मिलेगा, उसके जड़ के थ्रू मिलेगा। तो वैसे प्लांट जो कि जमीन के ऊपर हैं, उनका जड़ ना बहुत नीचे तक धंसा हुआ होता है, ताकि यदि नीचे भी पानी मिल जाए तो ये उस पानी का इस्तेमाल कर सके, ठीक ना। और इसको जो सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है
यानी कि इंपॉर्टेंट चीजें जो प्लांट को जिंदा रखने के लिए चाहिए वो कहां से मिलता है, इसको मिट्टी से ही मिलता है, ठीक ना। आगे इन एक्वेटिक प्लांट्स, लेकिन एक्वेटिक प्लांट में थोड़ा सा बात अलग है हमारा, मतलब वैसा प्लांट जो कि पानी में रहता है उनका कहानी थोड़ा सा अलग है बस, मतलब सिंपल समझो। यहाँ पे दो प्रकार के प्लांट है, पहला प्लांट जो जमीन के ऊपर रहेगा और दूसरा प्लांट जो पानी में रहेगा, सिंपल सा। तो जो प्लांट जमीन के ऊपर रहता है उसका कहानी सिंपल है कि उसको पानी कहाँ से मिलेगा, जड़ से मिलेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा, मिट्टी से मिल जाएगा, उसका कहानी बहुत सिंपल है, उनका मामला साफ है। लेकिन वैसे प्लांट का क्या, जो प्लांट कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनका देखो क्या है। इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज। जो पानी में हमारे प्लांट रहते हैं उनके रूट का साइज बहुत छोटा होता है, यानी कि उसका जो जड़ का साइज है वो काफी छोटा होता है। क्यों बताओ, क्योंकि उसको पानी लेने के लिए काफी नीचे जमीन की ओर नहीं जाना है, उसको तो पानी में ही हो। सिंपल समझो, मतलब जितने भी प्लांट आप जमीन के ऊपर देखते हैं ना, उन सारे प्लांट के जो जड़ होते हैं, जो रूट होते हैं ना, काफी लंबे लंबे होते हैं। क्यों, ताकि वो बहुत नीचे अंदर जा सके जमीन के, और जहां पे उनको पानी मिले वो पानी वहां से ले सके। लेकिन एक्वेटिक प्लांट जो होता है, जो पानी में रहता है प्लांट, उस प्लांट का जो जड़ होता है ना उतना लंबा नहीं होता है, छोटा उसका जड़ होता है। ऐसा क्यों बताओ, क्योंकि उसको पानी लेने के लिए बहुत नीचे जाने का जरूरत नहीं है, वो तो पानी में ही है, तो उसको पानी आराम से मिल जाएगा। तो ऐसे प्लांट जो कि पानी में रहते हैं उनका जड़ क्या होगा, बड़ा या छोटा, छोटा, क्या होगा, छोटा, ताकि उसको आराम से पानी मिल जाए क्योंकि वो पानी में ही है। एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। तो प्लांट, वैसे प्लांट जो कि पानी में रहते हैं उनके जड़ छोटे होते हैं। क्यों छोटा होता है, क्योंकि पानी लेने के लिए, पानी को प्राप्त करने के लिए उसको काफी नीचे मिट्टी के अंदर नहीं जाना है, वो तो पानी में ही है। तो मेन फिर काम क्या है जड़ का, जड़ का मेन काम है उसको पानी में होल्ड करके रखना, उसको बहने ना देना, ठीक ना, समझ में आया बात। तो जो प्लांट जमीन के ऊपर रहते हैं उस प्लांट का जो जड़ होता है वो काफी बड़ा बड़ा होता है, लंबे लंबे होते हैं, जमीन में बहुत दूर तक धंसा हुआ होता है, क्योंकि उसको दूर तक जाके पानी लेना होता है अपने प्लांट के लिए, ठीक। लेकिन जो प्लांट हमारे पानी में, उनका जड़ बहुत छोटा होता है, उनका जड़ बहुत छोटा होता है, क्योंकि उनको पानी लेने के लिए बहुत नीचे जाने का जरूरत नहीं है, वो तो आराम से पानी मिल जाएगा उसको, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो फिर जो उस प्लांट का जो जड़ है उसका फिर मेन काम क्या है, मेन काम है उसको पानी में उस प्लांट को होल्ड करके रखना, उसको बहने ना देना, ये वहां पे जड़ का मेन काम है। अगला हमारा, द स्टीम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। तो ऐसे प्लांट जो कि पानी में रहते हैं, इस प्रकार के प्लांट का जो स्टीम होता है, यानी कि जो टहनी होता है, वो काफी लंबा होता है, अंदर से वो खाली होता है और वो काफी हल्का होता है, ठीक है। यदि भारी होता तो पानी के अंदर डूब जाता है कि नहीं। तो एक्वेटिक प्लांट जो होता है, मतलब ऐसे प्लांट जो कि पानी में रहते हैं, उस प्रकार के प्लांट का जो टहनी होता है, जो स्टीम होता है, वो काफी लंबा होता है, टहनी लंबा होता है, वो अंदर से खोखला होता है, मतलब खाली होता है, और वो हल्का होता है, ठीक है। आगे, द स्टीम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर while the leaves and flowers float on the surface of water। यहाँ क्या होता है देखो, the steams grow up to the surface of water। पानी में रहने वाले जो प्लांट होते हैं उनका जो टहनी होगा, यानी कि जिसका स्टीम होगा, वो पानी के ऊपर ग्रो करेगा, पानी के ऊपर रहेगा वो हमेशा। लेकिन जो लीव्स है और जो फ्लावर है, यानी कि जो पत्ता है और जो फूल है, वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा हमेशा। मतलब टहनी जो है वाटर के ऊपर ग्रो करेगा, ऊपर की ओर, लेकिन जो पत्ता है और जो फ्लावर है, फूल, वो पानी के ऊपर तैरेगा। इस प्रकार का हमारा कहानी देखने को मिलता है वैसे प्लांट में जो प्लांट पानी में रहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, ये तो हो गया। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ रहता है हमेशा। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो कि पूरी तरीके से उसका टहनी, उसका जड़, पत्ता, फ्लावर, सब कुछ कहाँ रहता है, पानी के अंदर ही रहता है। ऐसे बहुत सारे हमारे प्लांट हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थीन रिबन लाइक लीव्स। तो इस प्रकार के प्लांट जो पानी में हमेशा डूबा हुआ रहता है अंदर, उस प्रकार के प्लांट का जो लीफ होता है वो नैरो होता है, मतलब थोड़ा सा पतला होता है,
छोटा होता है और रिवर के जैसा होता है, मतलब घुंघरेला होता है, ठीक ना। तो ऐसा प्लांट जो कि पानी के अंदर ही रहता है हमेशा, पानी के नीचे ही रहता है हमेशा, उस प्रकार के प्लांट का जो लीफ होता है, जो पत्ता होता है, पहली बात वो छोटा होता है और पतला होता है और रिबन के जैसा होता है, मतलब थोड़ा सा घुंघरेला होता है। These can bend in the flowing water, मतलब कि बहते हुए पानी में उसका पत्ता क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है, इसीलिए वो घुंघरेला बन जाता है, ठीक ना। अगला अगला इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन इजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन उसका फ्लावर जो है, उसका जो लीफ है वो काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत मज़ेदार रहता है, बहुत घना होता है, इसके बावजूद पानी उसके ऊपर से होकर गुजर जाता है, उसको कोई नुकसान नहीं होता। कहने का मतलब है कि बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, पानी बहता भी रहता है, लेकिन उसको उतना कुछ खास नुकसान प्लांट को नहीं होता है, वो आराम से होल्ड करके रखता है अपना, बहता भी नहीं है, तो आराम से उसका वहाँ पे रहना सब कुछ हो जाता है। प्लांट में पाए जाने वाला एक छोटा सा जानवर, जिसका नाम फ्रॉग, तो देखते हैं उसके बारे में भी क्या लिखा हुआ है फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स। देखो मेढक तो कहीं भी देखने को मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर मेढक कहाँ देखने को मिलेगा आपको, पानी में भी, कहाँ पे, तालाब में। कहाँ पे, तालाब में, मतलब कम पानी में मेढक रहता है, ध्यान रखना, ज्यादा पानी में मेढक नहीं रहता है। हल्का पानी जहाँ पे रहेगा ना, जैसे तालाब हो गया आपका, या फिर गड्ढा हो गया कहीं पे बहुत बड़ा, तो वहां पे रहेगा। जहां पे पानी बहुत ज्यादा बहता है, हमेशा फ्लो करता रहता है, पानी हमेशा बहता रहता है, वहां पे मेढक को बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। लेकिन जहां पे पानी शांत रहता है, बहता नहीं है, बस पानी बझा हुआ है, रुका हुआ है, तो वहां पे मेढक देखने को ज्यादा मिलता है। एग्जाम्पल आपका तालाब में क्या पानी बहता रहता है हमेशा? नहीं, तालाब में पानी हमेशा रुका हुआ रहता है, तो वहां पे मेढक ज्यादा मिलेगा, ठीक ना। गड्ढों में ज्यादा मिलेगा देखने को। आगे, तो फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। तो मेढक के पास ना दोनों खासियत होता है, वो जमीन पे भी चल लेता है, मतलब जमीन पे भी रह लेता है, और वो पानी में तो रहता ही है, मतलब जमीन और पानी दोनों में मेढक आसानी से रह लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लिपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। मेढक का जो पीछे वाला पैर होता है ना दोनों, वो काफी मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है जिसके वजह से वो पूरा एक लंबा छलांग लगा पाता है और अपने शिकार को मार के आसानी से ये खा लेता है। आप देखिए कभी मेढक को उछलते हुए, कितना ज्यादा ऊपर उछल जाता है, वो काफी दूर भी वो छलांग लगा लेता है। क्यों? बिकॉज ऑफ उसके दोनों पैर के वजह से। उसका जो पीछे का दोनों पैर है वो काफी मजबूत पैर होता है, इतना मजबूत होता है कि वो इतना लंबा छलांग आराम से लगा लेता है और अपने शिकार को पकड़ के आराम से खा भी लेता है, ठीक है। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। वेब्ड फीट का मतलब हो गया काफी चौड़ा उसका फीट होता है, पैर नेट के जैसा, जाल के जैसा होता है, जिसके वजह से वो पानी को आराम से पीछे धकेलते हुए पानी में तैर लेता है, ठीक ना। मतलब कि पानी में मेढक अच्छी तरीके से तैर पाए, इसके लिए इसका जो पैर होता है वो जाल के जैसा होता है, वेब के जैसा, मतलब जाली के जैसा थोड़ा फैला हुआ रहता है, ताकि वो ज़्यादा पानी अपने हाथों से, अपने पैरों से पीछे धकेल सके और वो पानी में आराम से तैर सके। तो मेढक काफ़ी अच्छा पानी में तैरता भी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को समझ में आया? तो यहाँ पे हमारे टॉपिक हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मेन टॉपिक इस चैप्टर के अंदर, वो हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो हमारे पास बहुत प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल है, हम ह्यूमन बीइंग भी हैं, तो हम सब ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब इतने प्रकार के हम लोग ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, प्लांट भी अलग अलग प्रकार के हैं, एनिमल भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो इन प्रकार के ऑर्गेनिजम्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इन सभी में क्या खास बात है, क्या खूबी है ना, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो हमारा हो गया मेन टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर जो हमारा सबसे हालांकि ध्यान रखना है कि ये जो हमारा मेन टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक कई सारे हैं, तो सबके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं।
जो कि हमारा पहला टॉपिक है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? क्या जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जो लिविंग थिंग है, क्या सभी को फूड का ज़रूरत पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। तो वही हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है। तो टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जितने भी लिविंग थिंग हैं उनका क्या क्या खूबी है, उनके अंदर क्या क्या खास बातें हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? क्या हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म मतलब जो लिविंग थिंग है, एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, इन सबको क्या फूड का जरूरत पड़ता है? देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले हम लोग यदि बात करें प्लांट का, तो प्लांट जो है ना अपना भोजन अपने से बनाता है। प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है, और प्लांट अपना भोजन जिस तरीके से बनाता है उस तरीके को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। क्या बोल देंगे उस तरीके को? फोटोसिंथेसिस बोल देंगे। ठीक है, आगे मतलब प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है, जिस तरीके से वो बनाता है, जिस प्रोसेस को वो फॉलो करता है, उसी को हम लोग कह देते हैं फोटोसिंथेसिस। ये तो हो गया हमारा प्लांट का, कि प्लांट अपना भोजन अपने से बना लेता है। और हाँ, ध्यान रखना है कि प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता भी है और वो खुद अपना भोजन अपने से इस्तेमाल भी करता है। ठीक है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। लेकिन बात करें एनिमल का, तो एनिमल अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है, बल्कि वो प्लांट पे डिपेंड रहता है, और एनिमल पे ही डिपेंड रहता है। जैसे एग्जांपल हम लोग यदि बात करें लायन का, तो लायन एक जानवर है, वो किस पे डिपेंड है भाई? दूसरे जानवरों पे डिपेंड है। मतलब वो दूसरे जानवरों को मारेगा, खाएगा, तब जाके उसका पेट भरेगा। तो कहने का मतलब है कि जो एनिमल है ना, वो दोनों पे डिपेंड होता है। एनिमल प्लांट पे भी डिपेंड है, मतलब कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि प्लांट भी खाता है, और कुछ ऐसे एनिमल है जो एनिमल को ही केवल खाता है। तो प्लांट का तो मुद्दा बहुत सिंपल है कि प्लांट अपना भोजन अपने से बनाएगा और अपना भोजन अपने से वो इस्तेमाल भी कर लेगा। लेकिन एनिमल का बात करें तो एनिमल अपना भोजन अपने से कभी नहीं बनाता, बल्कि वो प्लांट पे डिपेंड रहता है। वो प्लांट को खा के जिंदा रहता है। और कुछ एनिमल तो ऐसे हैं जो कि एनिमल को खाकर ही जिंदा रहता है। ठीक ना? जैसे एग्जांपल पे टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सब। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। अब हम लिविंग थिंग्स को, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को फूड से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। और ये एनर्जी हम लोगों को काम आता है अपने काम को करने में, ग्रो करने में। तो कहने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जो हम लोग खाना खाते हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाता है, उससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है अलग अलग प्रकार के कामों को करने के लिए। ठीक है, अगला, ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। यहाँ इसके बावजूद हम लोगों को खाना और किस चीज़ के लिए चाहिए? खाना हम लोगों को इस चीज़ के लिए भी चाहिए ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग प्रकार के फंक्शन चल रहे हैं वो चलते रहना चाहिए। जैसे लंग अपना अलग काम कर रहा है, हार्ट अपना अलग काम कर रहा है, स्टमक अपना अलग काम कर रहा है। तो हमारे बॉडी के अंदर भी कई सारे ऑर्गन हैं जिसका काम बांटा हुआ है, सब अपना अपना अलग अलग काम कर पा रहा है। वो सब अपना काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसको एनर्जी मिल रहा है, और एनर्जी मिलने के लिए हमको खाना पड़ेगा भोजन। तो ओवरऑल कहने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि जितने भी लिविंग थिंग हैं उन सभी को भोजन का ज़रूरत तो पड़ता ही है, ताकि वो एनर्जी अपना बना सके और अलग अलग प्रकार के कामों को कर सके, बाहर के कामों को भी और अपने अंदर के कामों को भी कर सके। इसके लिए उसको भोजन का ज़रूरत पड़ता है। तो अब बताइए, जो हमारा टॉपिक था कि डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, क्या वो समझ में आया? जिसमें ये बोला गया था क्या हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म को फूड का ज़रूरत है? तो जवाब है हाँ, ज़रूरत तो है। क्यों ज़रूरत है भाई? ताकि उसको एनर्जी मिल सके और अपने जीवन को वो आगे बढ़ा सके। मतलब अलग अलग कामों को वो तभी कर पाएगा जब उसके पास एनर्जी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ। क्या जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब कि जितने भी प्रकार के लिविंग थिंग हैं, क्या वो ग्रो भी करता है? क्या उसमें ग्रोथ दिखता है? जवाब है हाँ, ग्रोथ भी दिखता है भाई। जैसे आप एग्जांपल लो प्लांट का, आप एग्जांपल लो एनिमल का, ह्यूमन बीइंग का, किसी भी चीज़ का आप एग्जांपल लो, वो सब ग्रो करता है, सब बढ़ता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है।
पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स ग्रो टॉलर, we may not realize it but we are growing all the time and a few more years we will become an adult। देखो, यदि हम लोग बात करें अपने ह्यूमन बींग का, तो हम ह्यूमन बींग ना हर वक्त बड़े हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को उतना ज़्यादा रियलाइज नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं क्लास में, अभी भी आप ग्रो हो रहे हैं, लेकिन उस ग्रोथ का जो रफ्तार है ना वो बहुत स्लो है। इतना स्लो है कि आप अपने आप को कभी बढ़ते हुए देख ही नहीं पाएंगे। जब आपका उम्र 12 साल, 13 साल, 20 साल, 25 साल होता है, तब आप देखते हैं कि अरे हम तो बड़े हो चुके हैं। लेकिन क्या जब आप बड़े हो रहे थे तो क्या वो आपको दिख रहा था? नहीं, वो आप रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि बात हो ह्यूमन बींग का, या बात हो एनिमल का, या फिर बात हो प्लांट का, तो ये सब ग्रो करता है। कुछ समय के बाद दिखता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ग्रो हो चुका है। मतलब कि जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब हम लोग एक बार बड़े हो चुके होते हैं तब एहसास होता है कि इतना साल टाइम बिता तब जाकर हमारा हाइट इतना बढ़ा। लेकिन साइंस ये कहता है कि आप हर वक्त ग्रो कर रहे हैं, हर वक्त आपका बॉडी का जो साइज़ है वो बढ़ रहा है, फैल रहा है, लेकिन वो बढ़ने का, फैलने का इतना रफ्तार धीरे है कि हम लोग उसको कभी फील ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम लोग 20 साल 25 साल के हो जाते हैं तब दिखता है कि अरे यार हम तो बहुत बड़े हो चुके हैं अब, है ना। तो ग्रोथ हमेशा चलता ही रहता है, कोई भी प्रकार के लिविंग थिंग हो। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स, यानी कि आदमी का बच्चा जब ग्रो कर सकता है, उसी तरीके से जानवर का बच्चा भी ग्रो करता है धीरे धीरे। जैसे आप कभी देखना, एक मुर्गी का बच्चा, या फिर एक बकरी का बच्चा, एक गाय का बच्चा, एक भैंस का बच्चा, जब वो जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है, लेकिन समय के साथ उसका हाइट बढ़ता है, उसका बॉडी एक्सपैंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, वो ग्रो करता ही करता है। A chick hatched from an egg grows into a hen or a cock। जैसे हम लोग बात करें एक मुर्गी का बच्चा, पहले छोटे से अंडे से बाहर निकलता है वो, उसके बाद वो छोटा सा दिखता है, धीरे धीरे उसका साइज बड़ा होता चला जाता है। तो ये एग्जांपल आपको बताया जा रहा है कि एनिमल भी ह्यूमन बीइंग के तरह ही ग्रो करता है। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, प्लांट भी ग्रो करता है भाई। प्लांट तो ग्रो करता ही है, आप इसको ऐसे समझ लो, यदि आप बचपन में कोई पेड़ लगाए होंगे अपने घर में, गार्डन में, बगीचे में, दादा के घर पे या फिर नानी के घर पे, कहीं पे भी यदि आप एक पेड़ लगाए होंगे, और यदि वो पेड़ आज तक होगा तो आप जाके देखना वो पेड़ कितना बड़ा हो चुका होगा। तो प्लांट भी ग्रो करता है। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग में आपका प्लांट आ गया, एनिमल आ गया, ह्यूमन बीइंग आ गया, कुछ भी जो लिविंग थिंग है वो ग्रो करता ही है, मतलब वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इस वाले टॉपिक का भी जवाब मिल गया आपको। टॉपिक का नाम था डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ। क्या हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को शो करता है? क्या मतलब कहने का है, क्या वो ग्रो करता है? जवाब है हाँ, ग्रो करता है। ठीक है, अगला है हमारा डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर। क्या हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं? देखते हैं इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि रेस्पायर वर्ड जो है उसी से हमारा बना है एक वर्ड रेस्पिरेशन। तो जब आप रेस्पिरेशन को समझ जाएंगे तो रेस्पायर भी आप समझ जाएंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ रेस्पिरेशन में। लिखा हुआ व्हेन वी इनहेल। इनहेल का मतलब होता है जब हम लोग सांस लेते हैं, उसको कहते हैं इनहेल। द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड आवर बॉडी। मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय जो बाहर में हवा है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है। ठीक, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। व्हेन वी ब्रेथ आउट, लेकिन जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड, ये कहलाता है हमारा एक्सहेल। मतलब अब अगला, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारे बॉडी से हवा बाहर निकलता है, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एक्सहेल। हालांकि यहाँ पे वो वर्ड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सांस लेने को कहते हैं इनहेल और सांस छोड़ने को हम लोग कहते हैं एक्सहेल। स्पेलिंग आप लिख सकते हैं EXHALE।
HALE, एक्सहेल। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो बाहर का हवा हमारे बॉडी के अंदर आता है, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारे बॉडी का हवा बाहर आता है। तो सांस जब लेते हैं उसको कहते हैं इनहेल, और जब सांस छोड़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सहेल। ठीक है, समझ में आया बात? ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, और सांस लेना और सांस छोड़ना ही हमारा कहलाता है ब्रीदिंग। क्या कहलाएगा? ब्रीदिंग। और ये ब्रीदिंग किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। समझ में आया बात? अब तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि जब हम लोग सांस लेते हैं उसको कहते हैं इनहेल, जब सांस छोड़ते हैं इसको कहते हैं एक्सहेल। ओके, और सांस लेना और सांस छोड़ना ही हमारा कहलाता है ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग किसका पार्ट है बताओ? ब्रीदिंग पार्ट है रेस्पिरेशन का। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया? मतलब कि सांस लेना सांस छोड़ना हमारा ब्रीदिंग कहलाता है, और ब्रीदिंग किसका पार्ट है? एक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि सांस लेना सांस छोड़ना जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर ही आता है हमारा। ठीक है, अगला, इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज्ड बाय द बॉडी। मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जाता है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, और हमारे बॉडी में जनरेट क्या होता है, प्रोड्यूस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। तो सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है हमारे बॉडी के अंदर, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारे बॉडी से क्या बाहर निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ठीक है, और सिंपल प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, गॉड्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमंस। मतलब जिस तरीके से आदमी सांस लेता है सांस छोड़ता है, उसी तरीके से कुछ जानवर हैं जो सेम प्रोसेस को फॉलो करता है। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब कुछ ऐसे जानवर हैं, और भी कई सारे जानवर हैं, लेकिन ये सब कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके सांस लेने का सांस छोड़ने का जो तरीका है वो सेम टू सेम ह्यूमन बींग्स के जैसा है। मतलब हम लोगों के जैसा ही इसका भी तरीका है, ये भी उसी प्रकार के चीज़ों को फॉलो करता है। ठीक है, अगला, रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो, जितने भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास, यानी कि जितने भी जिंदा हैं, लिविंग थिंग हमारे पास जितने भी चीज़ हैं, वो सब का सब रेस्पिरेशन करेगा ही करेगा। मतलब कि सांस लेगा वो और सांस छोड़ेगा तो नहीं। तो सिंपल समझो, जो चीज़ लिविंग है यानी कि जो चीज़ जिंदा है और वो सांस लेगा ही नहीं सांस छोड़ेगा ही नहीं, तो क्या लगता है आपको वो लंबे दिन तक टिक पाएगा? लंबे दिन तक क्या, एक दिन भी नहीं टिक पाएगा बढ़िया से, एक घंटा भी नहीं टिक पाएगा, है ना? तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो जिंदा है, जो सांस लेता है सांस छोड़ता है, वो रेस्पिरेशन के बिना नहीं रह सकता। मतलब बिना सांस लिए और बिना सांस छोड़े वो नहीं रह सकता है। समझ में आ रही है बात? चलिए, इसका मतलब हुआ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सांस लेना और सांस छोड़ना ही है यदि उसको जिंदा रहना है तो। उसके बाद इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। रेस्पिरेशन में सांस लेना सांस छोड़ना ये तो होता ही है। रेस्पिरेशन में एक और चीज़ होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं उस खाना से हम लोगों को एनर्जी मिलता है, और इस एनर्जी को प्राप्त किया जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर। कहने का सिंपल सा क्या यहाँ पे क्या मतलब हुआ? सिंपल सा यहाँ पे मतलब ये हुआ कि हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाना से एनर्जी हमको मिलता है, लेकिन उस खाना से हमको एनर्जी कब मिलेगा? उस खाना से हमको एनर्जी तब मिलेगा जब हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा इसका मतलब है कि जब हम लोग सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे तभी जाकर हमारे बॉडी में एनर्जी बनेगा, जो हमने खाना खाया था उससे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा ये है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिलता है, लेकिन उस खाने से एनर्जी हमको तभी मिलेगा जब हमारे बॉडी के अंदर सांस आना और सांस जाना, यानी कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आना और बॉडी के अंदर से बाहर
कार्बन डाइऑक्साइड जाना जब ये होगा तभी ये चीज़ हो पाएगा, तभी हम लोगों को अपने भोजन से एनर्जी मिल पाता है। तो रेस्पिरेशन में दो चीज़ होता है, रेस्पिरेशन में आप सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, ये तो है ही हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो इसके लिए हम सिंपल सा ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन में सांस लेना और सांस छोड़ना हमारा होता है। और रेस्पिरेशन में और क्या होता है, हमारे फूड से एनर्जी हम लोगों को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवॉर्म की यदि बात करें हम लोग, अर्थवॉर्म जो बरसात के समय में लंबे लंबे लंबा लंबा वो कीड़ा निकलता है, अर्थवॉर्म, चाउमीन के जैसा जो देखने में लगता है घुंगड़ेला, है ना। तो ये जो अर्थवॉर्म है जो बारिश के समय पे ज़मीन से बाहर निकलता है, ये सांस कैसे लेता है पता है, ये इसके पास ना कोई नाक नहीं है सांस लेने के लिए। जैसे हमारे ह्यूमन बींग के पास, एनिमल के पास क्या होता है, नाक होता है सांस लेने के लिए, लेकिन अर्थवॉर्म के पास ना कोई नाक है ही नहीं। वो सांस कैसे लेता है पता है, अपने पूरे बॉडी से, मतलब अपने स्किन से वो सांस लेता है, पूरा स्किन से वो सांस लेता है। सोचो, ये उसका अजीब तरीका है सांस लेने का, और सांस छोड़ता भी उसी तरीके से है। अब मछली कैसे करता है, फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। बात करें मछली का, तो मछली सांस लेता और सांस छोड़ता कैसे, अपने गिल्स से, यानी कि अपने फेफड़े से, जो उसके बिल्कुल गाल के बगल में होता है, दोनों लेफ्ट में भी होता है और वो राइट में भी होता है। तो वहाँ पे जो मछली का फेफड़ा होता है, यानी कि जो गिल्स है, जो दोनों साइड है, लेफ्ट साइड फेस के और फेस के राइट साइड में, वहीं से वो सांस लेता है और सांस छोड़ता है। ठीक है, अगला, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। अब सवाल है कि सर प्लांट कैसे सांस लेता है और छोड़ता है। प्लांट सांस लेता है और छोड़ता है अपने पत्तों के मदद से, अपने लीफ से, यानी कि लीफ से, पत्तों से ही प्लांट अपना सांस लेता है और सांस छोड़ता है। ठीक है, द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टीनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन, दिस गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। एक बात ध्यान रखना, हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया है कि प्लांट हम लोगों को देता है ऑक्सीजन, और वो लेता क्या है हम लोगों से, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो होता ही है, लेकिन इसके बावजूद, इसके अलावा एक चीज़ और होता है जो हम लोगों को कभी बताया नहीं जाता, वो ये कि प्लांट को भी ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। मतलब हम लोगों को बचपन से क्या बताया जाता है कि प्लांट हम लोगों को क्या देगा, ऑक्सीजन, और हम क्या देते हैं प्लांट को, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो होता ही है हमारा, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो मिसिंग है। मिसिंग क्या है पता है, कि जिस तरीके से ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ह्यूमन बींग जिंदा रहने के लिए, उसी तरीके से ऑक्सीजन का इस्तेमाल प्लांट भी करता है, और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है, सेम टू सेम एनिमल की तरह। मतलब सिंपल सा है कि प्लांट हम लोगों को ऑक्सीजन तो देता ही है, इसके अलावा वो खुद भी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है। समझ रही है बात। तो वो ऑक्सीजन लेता है ह्यूमन बींग की तरह, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है प्लांट, वो भी ह्यूमन बींग की तरह। और ये सब वो कहाँ से करता है बताओ, ये सब वो करता है अपने लीव्स से, यानी कि अपने पत्तों से करता है। कहाँ से करता है, अपने पत्तों से, यानी कि अपने लीव से करेगा। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत किसी को है तो आगे हम लोग डाउट सॉल्व कर लेंगे, नहीं दिक्कत है तो फिर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे ये मतलब हुआ कि जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसी तरीके से प्लांट भी कुछ मात्रा में ऑक्सीजन लेता है और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ता है। लेकिन वो प्लांट जो है ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, वो किसके थ्रू करता है, वो क्या उसके पास नाक है, वो लीफ से करता है, अपने पत्तों से करता है। ठीक है, लेकिन हम लोग अपने नाक से करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। अब ये जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है भोजन को बनाने में और ऑक्सीजन को रिलीज करने में। तो हम लोग जो सांस छोड़ते हैं वो एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोगों ने छोड़ा वो प्लांट ले लेगा, और प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेगा अपना भोजन बनाने के लिए और ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए। और वही ऑक्सीजन जब वो छोड़ता है तो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, आगे
The amount of gas released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration. अभी तुरंत हमने बोला था, जो हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया है और वो सही भी है। बचपन से क्या पढ़ाया गया हम लोगों को? बचपन से यही पढ़ाया गया कि कार्बन मतलब ऑक्सीजन हम लोगों को देता है प्लांट। कहने का मतलब प्लांट ऑक्सीजन देता है और बदले में हम क्या देते हैं प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब प्लांट छोड़ता है ऑक्सीजन और वो लेता क्या है हम लोगों से? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं। लेकिन जो हमने अभी आपको एक बात बताया वो ये कि प्लांट ऑक्सीजन हम लोगों को देता तो है, लेकिन वो ऑक्सीजन खुद भी इस्तेमाल करता है। मतलब जो ऑक्सीजन वो हम लोगों को देने के लिए बनाता है, उसका अधिकतर पार्ट यानी कि प्लांट जो ऑक्सीजन बनाएगा उस ऑक्सीजन का अधिकतर हिस्सा वो हम लोगों को दे देता है और कुछ बचा खुचा हिस्सा वो अपने ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि ऑक्सीजन का ज़रूरत तो प्लांट को भी है, वो भी तो जिंदा चीज़ है, वो भी लिविंग थिंग है, तो ऑक्सीजन का ज़रूरत उसको भी पड़ता है। लेकिन जितना ज़्यादा वो ऑक्सीजन बनाता है उसका अधिकतर पार्ट, उसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट वो हम लोगों को दे देता है ऑक्सीजन के बजाय तुम लोग इस्तेमाल करो, और कुछ मात्रा बस वो अपना ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो प्लांट में हमारा ऐसे काम चलता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। मतलब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है प्लांट में, मतलब प्लांट ऑक्सीजन का छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ये सब प्लांट में दिन और रात दोनों समय चलते रहता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई। जिसको हम लोग करते हैं, आइए देखते हैं इसमें भी क्या लिखा हुआ है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई। इस टॉपिक में देखते हैं क्या खास बात लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि ये स्टिम्युलाई का मतलब क्या होता है। बहुत लोग इसको स्टिम्युलाई पढ़ते हैं, बहुत लोग इसको स्टिम्यूली भी पढ़ते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो पढ़िए, मतलब है समझने से। ठीक है, शुरू करते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले समझते हैं कि ये स्टिम्युलाई का मतलब है क्या, इसके बाद फिर आपको आगे का कहानी समझ में आएगा। स्टिमुलाई का मतलब होता है चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का सिंपल सा मतलब है कि हमारे आसपास जो भी चेंज होता है, हमारे आसपास जो भी बदलाव होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उस बदलाव को लेकर हम लोग भी रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्टिमुलाई। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गर्मी के टाइम में, जैसे हम लोग मई जून में जब होते हैं तो उस समय पे गर्मी बहुत पड़ता है, धूप बहुत ज़्यादा निकलता है। तो जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो अपने हाथ में एक छतरी लेके निकलते हैं बाहर। क्यों? क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और हम लोगों को धूप लगता है। तो ये जो धूप बहुत ज़्यादा है बाहर में, उसको लेकर हमने कैसे रिएक्शन दिखाया कि घर से लेके छाता निकलना है भाई, है ना। तो स्टिमुलाई का सिंपल सा मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे आसपास हो रहा है उसको लेकर जब आप रिएक्शन करते हैं या फिर आप जब रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे बचने के लिए उस चीज़ को हम लोग कहते हैं स्टिमुलाई। जैसे बहुत धूप था तो उससे बचने के लिए आपने क्या किया, आप छाता लेके बाहर निकले। तो आपके इन्वायरमेंट में धूप ज़्यादा था, उस धूप को लेकर आपने अपना रिएक्शन कैसे दिखाया? छाता लेके दिखाया कि भैया हम धूप बहुत है तो घर से बाहर निकलेंगे तो छाता लेके बाहर निकलेंगे, है ना। तो यही हमारा कहलाता है स्टिमुलाई। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे सपोज मान लो कि आप रोड पे चल रहे थे, आपके पीछे एक गाय पड़ जाए और गाय आपको मारने के लिए आपका पीछा करने लग जाए। मान लो, चलो गाय छोड़ो, एक डॉगी का एग्जाम्पल लेते हैं, कुत्ते का। आप रोड पे जा रहे थे और एक पागल कुत्ता आपके पीछे पड़ गया। वो जो पागल कुत्ता आपके पीछे पड़ा है, आप क्या करोगे? इसको देख के भागोगे। तो ये जो कुत्ता आपके पीछे पड़ा और उस कुत्ते को लेकर आपके पीछे जो कुत्ता पड़ गया था, उस कुत्ते से बचने के लिए आपने क्या किया? भागा। तो ये जो भागना है ना, यही चीज़ हमारा कहलाएगा स्टिमुलाई। एक वर्ड में यदि समझाना है इसको एक सेंटेंस में, कि स्टिमुलाई का सिंपल सा मतलब हुआ कि हमारे आसपास जो भी चीज़ होगा उसको लेकर हम लोग रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्टिमुलाई। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेज अराउंड देम। हर प्रकार के लिविंग थिंग अपने आप को बदलता है, अपने आप को रिस्पॉन्ड करता है। मतलब उसके आसपास जो भी चीज़ बदल रहा होता है, जो भी चीज़ बदलाव होता है उसके आसपास, मतलब जो भी उसके आसपास घटना घटता है, उस चीज़ को लेकर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिस्पॉन्ड करता है, मतलब अपने आप को वो बदलता है। एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा पहला,
वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड्स देम। जैसे जंगली जानवर के ऊपर ना जब आप लाइट जलाओगे रात में तो वो लाइट से भागता है, तो आपने जो लाइट जलाया उस लाइट को लेकर जानवर ने रिस्पॉन्ड कैसे दिखाया, भाग के, तो ये हमारा कहलाएगा स्टिम्युलाई। ओके, उसी प्रकार से कॉकरोचेस बिगिन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेसेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। मान लीजिए कि आप रात में सोए हैं और मान लो आप रात में किचन का लाइट ऑफ करके सोए हैं, तो उस अंधेरे में आपके किचन में बहुत सारे कॉकरोच घूमते हैं, लेकिन जैसे ही आप लाइट को ऑन करते हैं अपने किचन के, सारे कॉकरोच छुपने के लिए भागने लगते हैं। तो ये जो कॉकरोच छुपने के लिए भाग रहा है ये स्टिमुलाई का एग्जाम्पल है। इसमें क्या हुआ, इसमें सिंपली इसमें ये हुआ कि आपने किचन के लाइट को ऑन किया, तो उस लाइट को लेकर इस कॉकरोच ने रिस्पॉन्ड कैसे किया, भाग के, है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ हो रहा होता है उसको लेकर हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, अपना रिएक्शन दिखाते हैं, भाग के, बच के, दौड़ के, इस प्रकार के चीज़ों को करके, और यही चीज़ हमारा कहलाता है स्टिम्युलाई। एक एग्जांपल और है हमारा, प्लांट्स लाइक मिमोसा, जिसको हम लोग कॉमनली नॉन एज टच मी नॉट कहते हैं। हिंदी में इस पौधे को हम लोग छुई मुई भी कह देते हैं, कई सारे जगह पे इस पौधे को छुई मुई भी नाम दिया जाता है। तो जैसे मिमोसा तो उसका साइंस वाला नाम हो गया, साइंटिफिक नेम है उस पौधे का मिमोसा। उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टच मी नॉट और हिंदी में बोलते हैं छुई मुई। ओके, मतलब एक पौधा होता है, प्लांट होता है, उसका साइंटिफिक नाम होता है क्या, मिमोसा। हालांकि इसका पूरा नाम होता है मिमोसा पुडिका, लेकिन आप केवल मिमोसा बोलो तो भी काम चलेगा। तो उस छुई मुई पौधे का जो साइंटिफिक नेम है, जो साइंस में उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको मिमोसा के नाम से इस्तेमाल किया जाता है, और इंग्लिश में हम लोग उसको टच मी नॉट बोलते हैं और हिंदी में हम लोग उसको छुई मुई बोलते हैं। तो लिव्स, तो प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नॉन एज टच मी नॉट लिव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम। तो जब उस प्रकार के प्लांट को हम लोग छूते हैं तो अपने पत्तों को फोल्ड कर लेता है। तो फोल्ड करने का सिंपल सा मतलब हुआ कि हमने उसको टच किया और उस टच को लेकर उसने रिस्पॉन्ड कैसे दिखाया, अपने पत्ते को मोड़ के या फिर फोल्ड करके। ये चीज़ समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत इसमें? तो सिंपल सा है, स्टिम्युलाई का मतलब हुआ कि हमारे आसपास जो भी चीज़ घट रहा होता है, घटना जो भी बदलाव होता है, उसको लेकर हम लोग रिएक्ट करते हैं, उसको लेकर हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्टिम्युलाई। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? तो अब हर प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, हर प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म इस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्ड दिखाता है। एग्जाम्पल और देते हैं आपको, जैसे जाड़ा के टाइम पे, विंटर सीजन में हम लोगों को जाड़े का कपड़ा पहनना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जाड़े के टाइम में कैसा मौसम आ गया है बताओ, ठंडा वाला मौसम आ गया है। तो उस ठंडे वाले मौसम को लेकर हम लोग रिएक्ट कैसे करते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे दिखाते हैं, गर्म कपड़ा पहन के, जाड़ा वाला कपड़ा पहन के। तो ये हमारा स्टिम्युलाई कहलाएगा। अगला टॉपिक है हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है पहले समझते हैं क्या है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज एक्सक्रीशन। देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है। वो अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है, और निकालना भी पड़ेगा, नहीं निकालेगा तो वो मर सकता है। मतलब आप सिंपली ऐसे समझिए, यदि हम लोग एक सप्ताह तक वॉशरूम नहीं जाएंगे तो फिर हमारे बॉडी का जो हालत है ना वो बहुत ख़राब हो जाएगा, और कई बार तो इतना गंभीर स्थिति हो जाता है कि हमारा मौत भी हो सकता है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, उसको अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना पड़ता है अपने बॉडी से। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन, मतलब अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, इसी प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। ओके, all organisms need food and not all the food that is eaten is completely used, only a part of it is utilized by the body। देखो, जितने भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग थिंग है, वो खाना खाता है, लेकिन पूरा का पूरा खाना नहीं पच जाता है। कुछ खाना ऐसा होता है जो पचता ही नहीं है, तो वो हमारा बन जाता है हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल, जिसको हमारा बॉडी इस्तेमाल कर ही नहीं पाता है, और उस वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कहने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि हर प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाना तो खाता है, लेकिन वो सारे खाने को नहीं पचा पाता है, सारे खाने को वो यूटिलाइज
नहीं कर पाता है, कुछ खाना जो होता है वो बच जाता है, वो पच ही नहीं पाता, तो उस खाना जो कि जो नहीं पच पाया है उसको बाहर निकालना पड़ता है हमारे बॉडी से, और हमारा बॉडी उसको क्या कहता है, वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि वेस्ट मटेरियल कहता है। ठीक है, अगला, द रेस्ट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट, दिस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। मतलब जो खाना नहीं पच पाया, जो खाना हमारे बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाया, उस खाने को, उस भोजन को हमारा बॉडी क्या करता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है एज अ वेस्ट मटेरियल, जब हम लोग वॉशरूम जाते हैं तब। ठीक है, आगे, some plants find it possible to store the waste products within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. Some plants remove waste products as secretions. प्लांट का बात करें तो प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अपने वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर ही रख लेता है, इसके बावजूद उसको कोई हार्म नहीं पहुंचता है, कोई नुकसान नहीं होता उसको। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो अपने बॉडी के अंदर उस वेस्ट प्रोडक्ट को नहीं रख सकता, वो बाहर निकालता ही निकालता है। समझ में आया बात? तो ये जो टॉपिक था हमारा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का सिंपल सा मतलब हुआ हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। तो चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, सब कोई भोजन तो खाता है, लेकिन उस भोजन का सारा भोजन वो पचा नहीं पाता है, उसका बॉडी सारा भोजन यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो जो यूटिलाइज नहीं हो पाता, जो भोजन नहीं पच पाता, जो हमारे बॉडी में किसी काम का नहीं है, हमारा बॉडी उसको वेस्ट मटेरियल समझ लेता है, और उसको बाहर निकालना हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और वो हमारे बॉडी से बाहर तब निकलता है जब हम लोग अपने वॉशरूम को जाते हैं तब। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। क्या हर प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को जन्म देता है? बिल्कुल जन्म देता है, उस बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो इस टॉपिक में बोला गया है सिंपल सा कि क्या हर प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या वो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देता है? बिल्कुल देता है भाई। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो लिखा हुआ है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। हर प्रकार के जानवर अपने अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से जन्म देता है। जैसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म सीधा बच्चे के रूप में दे देता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी पक्षी हैं, खास करके पक्षी भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हुआ ना, तो वो अपने बच्चे को जो है वो अंडे के रूप में देता है। मतलब जन्म देने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है, लेकिन हर प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को जन्म देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ रही है बात? मतलब हर प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी हो, जो लिविंग थिंग है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने बच्चों को जन्म देगा ही देगा, लेकिन तरीका जन्म देने का कुछ भी हो सकता है। चाहे वो अपने बच्चे के रूप में दे दे सीधा एक ही बार में, या फिर वो पहले अंडा दे, फिर अंडे को फाड़ के बच्चा बाहर निकले, इस तरीके से। तो जन्म देने का तरीका कुछ भी हो सकता है, अंडे के रूप में दे या बच्चे के रूप में दे, लेकिन जन्म देगा जरूर। मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट। कुछ ऐसे ज़्यादातर तो पक्षी ऐसे हैं जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं अंडे के रूप में, घोंसलों में, यानी कि अपने घोंसले में वो पक्षी अपने बच्चे को जन्म देता है। किस रूप में? अंडे के रूप में पहले देता है, फिर अंडे से वो पक्षी हमारा बाहर निकलता है। सम ऑफ द एग्स हैच्ड एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम। तो अंडे को फाड़ के कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम लगेगा। जैसे आज जन्म हुआ मान लो, उसके 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह के बाद अंडा अपने आप फटेगा, उसमें से बच्चा हमारा बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ पक्षी हैं, कुछ पक्षी नहीं बल्कि अधिकतर पक्षी अपने बच्चों को जन्म इसी तरीके से देते हैं। पहले वो घोंसले में, अपने घर में, यानी कि अपने घोंसले में अंडे देगा, फिर अंडे से फिर उसका बच्चा बाहर निकलता है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। मतलब कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपने बच्चों को अंडे के रूप में जन्म देता है, कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपने बच्चे को अंडे के रूप में जन्म नहीं देता, सीधा वो अपने बड़े बच्चों के रूप में ही जन्म दे देता है। समझ में आया बात? जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, कुछ पक्षी, यदि पक्षी अपने बच्चों को जन्म देंगे तो अंडे के रूप में, लेकिन यदि बात करें हम लोग गाय का, फिर से बकरी का, है ना, ये सब अपने बच्चों को अंडे के रूप में जन्म नहीं देते हैं। ये सारे जानवर अपने बच्चों को जन्म सीधा एक छोटे से बच्चे के रूप में ही दे देता है। तो इस तरीके से हमारा चलता है। तो इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो अपने बच्चे को जन्म देता ही देता है, भले ही जन्म देने का तरीका कुछ भी हो, चाहे अंडे के रूप में दे,
या सीधे बच्चे के रूप में दे, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जन्म देता ही है। अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग प्लांट के बारे में। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू सीड्स। बात करें यदि हम लोग अपने प्लांट का, तो प्लांट भी अपने बच्चे को जन्म देता है, लेकिन बीज के रूप में, सीड के रूप में। तो प्लांट पहले क्या बनाएगा, पहले बनाएगा, मतलब पहले वो जन्म देगा अपने सीड्स को, फिर उस सीड्स को जब जमीन में लगाया जाता है, उस जमीन में हवा, मिट्टी, पानी यदि अच्छा रहा, तो फिर उस सीड से एक नया प्लांट हमारा बाहर निकल जाता है। तो सीड से प्लांट बाहर निकलता है, लेकिन मुद्दा यहाँ पे यह है कि सीड को जन्म दिया किसने, प्लांट नहीं दिया। तो प्लांट भी अपने बच्चे को जन्म देता है, लेकिन किस रूप में पहले देगा, वो सीड के रूप में, यानी कि बीज के रूप में। और फिर उस बीज को जब आप मिट्टी में लगाओगे और उसको हवा, पानी वगैरह टाइम पे मिला, तो उसी सीड से एक नया प्लांट हमारा ग्रो कर जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि प्लांट भी अपने बच्चों को जन्म देता है, लेकिन सीड के रूप में। अगला, some plants also reproduce through parts of other seeds, parts other than seeds, मतलब कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि सीड से ग्रो नहीं होते हैं। वो प्लांट का कोई छोटा सा पार्ट जमीन में लगा दो, उसी से एक नया प्लांट बाहर निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे किसी प्लांट का जो पत्ता होता है, लीफ, उसको ही जमीन में लगा दो, उसी से नया प्लांट निकल जाता है। किसी पेड़ का टहनी जो होता है, स्टीम, उसको लगा दो तो उसी से नया प्लांट निकल जाता है। किसी प्लांट का जो जड़ होता है, रूट, उसको ज़मीन में लगा दो, मिट्टी में, और सही से उसको हवा, पानी, मिट्टी वगैरह दे दो, तो उसी से प्लांट निकल जाता है। तो यहाँ पे कहा है आपको ये जा रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अपने बच्चे को जन्म देता है सीड्स के रूप में, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अपने बच्चे को जन्म देता है टहनी के रूप में, उसके टहनी को लगा देंगे तो उससे नया प्लांट निकल जाएगा। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने बच्चे को जन्म देता है रूट्स के रूप में, जड़ के रूप में, उसके जड़ को आप लगा देंगे तो उसी से एक नया प्लांट निकल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे कहने का सिंपल सा मतलब है कि प्लांट भी अपने बच्चे को जन्म देता है, तरीका वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जन्म देता ही देता है। फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विथ अ बर्ड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। जैसे आप एक आलू को देखेंगे, तो उस आलू के ऊपर ना, जब एक आलू को आप लंबे समय तक अपने घरों में रखोगे, तो आप देखोगे कि उस आलू के ऊपर छोटा छोटा ना बर्ड निकल जाता है। बर्ड मतलब छोटा छोटा पौधा निकल जाता है। उसी पौधे को तोड़ के जब आप लगा दोगे ज़मीन में, मिट्टी में, तो उसी बर्ड से, उसी छोटे से पौधे से हमारा एक नया प्लांट पोटैटो का निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारा चलता है। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स। कटिंग्स मतलब टहनी काट के, इसका ये टहनी, उसका वो टहनी काट के दोनों को आपस में जोड़ के आपने लगा दिया, उस तरीके से भी हमारा प्लांट ग्रो करता है। तो ये हो गया हमारा प्लांट के बारे में। तो टॉपिक हमारा था डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं क्या वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। तो सवाल का जवाब है हाँ, जन्म देता है, लेकिन तरीका वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जन्म देता ही देता है। ठीक है, अगला है हमारा डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव, क्या हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म मूव करता है। इसका सवाल का जवाब आपको पढ़ने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट। बात करें एनिमल का, एनिमल में जानवर हो सकता है, हमारा ह्यूमन बींग हो सकता है। तो बात करें जब लोग एनिमल का या फिर ह्यूमन बींग का, तो ये सब ना मूव करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करता है। और जब ये मूव करता है तो इसका जो बॉडी पार्ट है वो आपको मूव करता हुआ दिखेगा। तो जो एनिमल है या फिर जो ह्यूमन बींग है, ये मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह, और जब ये मूव करेगा तो उसके बॉडी पार्ट को आप मूव करते हुए देख पाते हैं। प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग थिंग है, इसके बावजूद ये मूव नहीं करता है। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि ये मिट्टी में एक ही जगह पर हमेशा पड़ा रहता है। तो एनिमल हो गया हमारा, ह्यूमन बींग हो गया, ये सब मूव करता है, लेकिन प्लांट मूव नहीं करता, वो एक ही जगह पर हमेशा पड़ा रहता है। आगे बात करें थोड़ा सा और, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो मूव्स लाइक अ बस, कार, अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एंड सो ऑन, बट इट्स मूवमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स। बात करें हम लोग कुछ नॉन लिविंग थिंग का, तो कुछ नॉन लिविंग थिंग है जो कि मूव करता है, जैसे हमारा बस हो गया, कार हो गया, पेपर का टुकड़ा हो गया, बादल हो गया, ये सब नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन मूव ये भी करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके मूव करने का तरीका लिविंग बींग के जैसा है, बिल्कुल भी नहीं।
ये मूव करता तो है, लेकिन इसके मूव करने का जो तरीका है वो बिल्कुल लिविंग बीइंग के तरह या फिर लिविंग थिंग के तरह बिल्कुल नहीं है, उसके थोड़ा सा ये अलग मूव करता है। तो लिविंग थिंग तो मूव करता ही है, नॉन लिविंग थिंग भी मूव करता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग जिस तरीके से मूव करता है उसके मूव करने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म मे डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग, बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, बोला गया है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मर सकता है, लेकिन उस प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी नहीं मर सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे चींटी, एक चींटी मर सकता है, लेकिन चींटी का जो पूरा कम्युनिटी है, मतलब जो चींटी है, क्या वो हमेशा के लिए पूरी तरीके से गायब हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि एक चींटी के मर जाने से पूरा चींटी गायब नहीं हो जाएगा। जब तक एक चींटी भी पृथ्वी पर जिंदा है तब तक वो अपने बच्चे को जन्म देता रहेगा और उसका संख्या बढ़ता रहेगा। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बोला गया है कि किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का मर जाने की वजह से पूरा ऑर्गेनिज्म ही खत्म नहीं हो जाता, बचा रहता है। क्यों बचा रहता है? क्योंकि अपने बच्चे को लगातार जन्म देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, सपोज करो कि इंडिया में आम का खेती बहुत होता है, आम का बगीचा होता है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े। तो यदि एक आम के बगीचे को मार दिया जाए तो क्या सारा आम का पौधा ही खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो वही यहाँ पे बोला गया कि एक पौधे को मार देने से या फिर एक जानवर के चले जाने से पूरा चीज़ बर्बाद नहीं होता, वो बचा हुआ रहेगा। क्यों बचा हुआ रहेगा? क्योंकि वो लंबे समय तक अपने बच्चे को जन्म देता रहेगा, इसलिए उसका संख्या भी बढ़ता रहेगा। चलो खैर, ये तो हो गया हमारा। तो टॉपिक तो हमारा था, वो क्या था टॉपिक? कि डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव? क्या हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं? जवाब है कि हाँ, हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म मूव तो करते हैं, लेकिन बस एक को छोड़ के। वो कौन छोड़ के? प्लांट को छोड़ के। प्लांट मूव नहीं करता। ठीक है, इसका भी जवाब मिल गया हम लोगों को। अगला है टॉपिक हमारा, व्हाट देन इज लाइफ। देखते हैं ये क्या है हमारा व्हाट देन इज लाइफ। इसमें क्या खास बात लिखा है? वी सी दैट देयर इज ह्यूज डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। देखो यार, हम लोग यदि अपने आसपास देखें ना, तो हम लोगों के अपने आसपास वाले मोहल्लों में यदि आप केवल देखो, मतलब हमारे आसपास यदि आप गौर करेंगे कभी, तो आपको दिखेगा कि प्लांट हैं बहुत अलग अलग प्रकार के, एनिमल भी हैं वो भी बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, नॉन लिविंग थिंग है वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। मतलब हमारे आसपास प्लांट भी है, एनिमल भी है, ह्यूमन बीइंग भी है, मतलब लिविंग थिंग तो है ही हमारे आसपास, नॉन लिविंग भी थिंग है, और हर प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude that life is beautiful. अब इतने अलग अलग प्रकार के चीज़ें हमारे आसपास हैं, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, सब कुछ है, छोटा है, बड़ा है, कोई लंबा है, चौड़ा है, हर प्रकार के चीज़ हमारे आसपास है। इतना अलग अलग प्रकार का चीज़ है, इतने अलग अलग प्रकार के चीज़ होने के बाद हम कह सकते हैं कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। मतलब हमारा जो जीवन है ना, बहुत सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि हमारे आसपास हर प्रकार की चीज़ प्रेजेंट है। आपको क्या लगता है कि हमारे आसपास केवल लिविंग थिंग हो तो क्या आप अपना जीवन चला लोगे? बिल्कुल भी नहीं। मतलब हमारे जीवन को चलाने के लिए लिविंग थिंग के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग का भी होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी जाकर हमारा लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो पाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट में ये बोल सकते हैं कि हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के नॉन लिविंग थिंग हैं, लिविंग थिंग है, हर प्रकार की चीज़ें हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, तभी जाकर हमारा ये जो जीवन है बिल्कुल खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है लाइफ इज ब्यूटीफुल। मतलब लाइफ बहुत हमारा सुंदर है, और इसको सुंदर बना कौन रहा है? लिविंग थिंग के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग, दोनों चीज़ मिलेगा तब जाके हमारा लाइफ ब्यूटीफुल बनेगा। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो अब बताइए, इसमें कोई डाउट? समझ में आया सब कुछ? तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कोई डाउट रहा होगा किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।